मैं प्लान कर रही हूँ तो इंशाल्लाह। अच्छा, सो यस, सो ट्यूबो ओवेरियन मैथ्स जो लास्ट वीक था उसी की कंटिन्यूएशन है। तो अगर किसी ने वॉलंटियर, पहले अगर कोई सवाल करने हैं, 2-4 सवाल कर लो, उसके बाद हम इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। लास्ट टाइम बहुत अच्छा केस था। इट वाज मोर अबाउट अ सिस्ट इन अ यंग पेशेंट, और सेकेंडली इट वाज अ सिंपल सिस्ट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर हमें लगता है, क्योंकि आमतौर पे हम अपनी प्रैक्टिस में थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे होते हैं, और इन एक्चुअल जो गाइडलाइन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। फॉलो हमने गाइडलाइन ही करनी है, हम अपनी प्रैक्टिस में इसलिए डिफरेंट कर रहे होते हैं क्योंकि गाइडलाइन के अंदर बहुत ज्यादा कंप्लाइंट पेशेंट के लिए वो बना हुआ है। वो क्योंकि आरसीओजी के हिसाब से गाइडलाइन है, वहां पे पेशेंट खुद कंप्लाइंट हो ना हो, द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ फॉलोज देम। उनका कुछ सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि मरीज 3 महीने पहले आया तो अब हमने इसको फॉलो करना है, अगर वो नहीं भी आई तो वो उसको फॉलो करेंगे। हमारा भी बिकॉज ऑफ द पेशेंट लोड एंड द टाइप ऑफ पेशेंट्स वी आर डीलिंग विद, ना हमारे पास कोई परमानेंट कॉन्टैक्ट या एड्रेस या नंबर होता है पेशेंट का एक्सेट्रा, तो इस वजह से हमें कई दफा जल्दी इंटरवेंशन कर लेनी होती है और हम बहुत ज्यादा फॉलोअप्स में नहीं रख सक रहे होते पेशेंट्स। वाइवा जो है हमारा इज अबाउट आर पेशेंट्स, इट्स अबाउट आर पीपल, इसलिए हमने बात तो वही करनी है पेशेंट को देख के, बट वी नीड टू नो द गाइडलाइंस। हम यही बात करेंगे कि आइडियली तो ये हम करते हैं, हाउएवर seeing the compliance of the patient or considering her conditions or circumstances, फिर मैं इसको इस तरीके से लेके चलूंगी। ठीक है, तो उसको आपने बट यू नीड टू नो द गाइडलाइंस एग्जैक्टली, स्पेशली सिंपल सिस्ट इन अ यंग गर्ल, उसके साइज के हिसाब से आपने उसको किस तरीके से लेके चलना है, वो सारा कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स नॉट दैट इजी जितना हम शायद अपनी अदरवाइज क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें लगता है कि जी इतने सेंटीमीटर की सिस्ट है तो चलो इसको हम प्लान कर लें इंटरवेंशन। लेकिन गाइडलाइन में जिस तरह के 5 सेंटीमीटर एंड बिलो में तो वैसे उन्होंने तो फॉलो अप भी नहीं रखा हुआ, और 7 सेंटीमीटर्स पे उन्होंने इंटरवेंशन का किया हुआ है, तो उसी तरीके से हमने उसको लेके चलना है। ठीक है, और साइज अकॉर्डिंगली मॉनिटर करना है। सो इट वाज अ गुड केस लास्ट टाइम। बाकी आज हम कॉम्प्लेक्स मैथ्स कर लेते हैं। किसी ने वॉलंटियर करना है, पहले 1-2 क्वेश्चंस करने हैं, कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, जिसने अनम्यूट करना होगा वो अपने आप को अनम्यूट कर ले। इफ क्वेश्चंस नहीं है तो कोई वॉलंटियर कर ले। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैम, एक क्वेश्चन इससे हटके टॉपिक से पूछूं अगर इजाजत है? पूछें पूछें पूछें, इस बार ना। मैम, एक पेशेंट है, जैसे उसका जैसे प्री प्रॉम हुआ 32 वीक्स पे, प्राइमिंग ग्रेविडा है 40 इयर्स, और जीडीएम भी डेवलप हो गया था, लेकिन इट वाज वेल कंट्रोल्ड ऑन द डाइट। ठीक है मैम, प्री प्रॉम हो गया, फिर प्रीटर्म बेबी होता है, और फिर एनआईसीयू में फिर इंसिडेंटली उसकी फाइंडिंग आती है वीएसडी बेबी में। अब उस पेशेंट के लिए अगली प्रेगनेंसी के लिए हम क्या काउंसलिंग करेंगे? कोई मतलब खास केयर करे, रिपीटेशन उसमें हो, रिकरेंस जो है वीएसडी की होगी नहीं होगी? देखो, होगी। कार्डियक डिजीज एक बच्चे में आए तो अगले में तो डेफिनेटली इंसिडेंस आता है। नंबर 2 ये कि लुक एट हर एज, शी इज ऑलरेडी 40, शी इज प्राइमी बट शी इज 40, तो अब अगले में वो कम से कम 42 की तो हो ही जाएगी। तो नॉट ओनली वीएसटी बल्कि और भी बड़ी चीजें हो सकती हैं। तो अकॉर्डिंगली आप उसकी एज से लेके उसकी वीएसटी इन फर्स्ट चाइल्ड से लेके हर चीज की आप काउंसलिंग करोगे, और उससे बचने का कोई बहुत खास तरीका है नहीं। शी कैन नॉट गो थ्रू द पीजीटी और द एक्सी प्रेगनेंसी बिकॉज उसमें सक्सेस रेट एट द एज ऑफ 42 प्लस कम है। और देन अगेन उसकी जेनेटिक स्टडीज, यस यू विल एडवाइस कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हाँ हम हार्मोनी टेस्ट करेंगे, 12 वीक्स का नकल थिकनेस करेंगे, उसका 20 वीक्स का स्कैन करेंगे जिसमें हमें इनिशियली फीटल एको एडवाइस होगी उसकी, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारा कुछ तो डेफिनेटली। लेकिन काउंसलिंग में ये सारी चीजें बहुत मैटर करेंगी। ठीक है, अगर मदर भी ना हो, मदर में भी कोई कार्डियक प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फर्स्ट चाइल्ड में हो तो अगले में सिबलिंग्स का भी तो होता है ना। अगर फर्स्ट चाइल्ड में कार्डियक डिजीज हो, इसका एग्जैक्ट इंसिडेंस देख लेना। मेरा ये ख्याल है कि 3 से 20% है, लेकिन देख लेना इसका रिकरेंस इन द सेकंड चाइल्ड। लेकिन मैम कुछ बच्चे जैसे वीएसडी वाले होते हैं, सरवाइव भी तो करते हैं ना, उनका मतलब बाद में सर्वाइवल जाके। है, देखो सर्वाइवल का डिसीजन तो अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग और न्यूरोनोटोलॉजिस्ट और कार्डियक पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करके होगा। वीएसटी आपका डिपेंड करता है कि कितने डिग्री का है।
राइट। एंड सेकेंडली वीएसटी के साथ कोई और अटैच्ड तो नहीं, कार्डियक एनोमली या कोई और सिंड्रोमिक एनोमली तो नहीं है। प्रोग्नोसिस तो फिर तो फिर तो प्रेजेंट प्रेगनेंसी की काउंसलिंग हो जाएगी ना। आपने कहा नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए हम उसकी क्या काउंसलिंग करेंगे। अगर इस वक्त वीएसटी आ गया है तो फिर तो आप उसकी बहुत सारे, उसकी जेस्टेशनल एज जिसपे वो पता चल रहा है, उसकी कोई और एसोसिएटेड एनोमली तो नहीं है, उसकी कौन सी ग्रेड का वीएसटी है, उसके फीटल एको पे क्या फाइंडिंग्स हैं, और कोई उसका इजेक्शन फ्रैक्शन या कोई और एमआर या एआर वगैरह तो नहीं उसके साथ अटैच्ड, और फिर पेरेंट्स विश क्या है, और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और पीडियाट्रिशियन की साथ में कार्डियक पीडियाट्रिशियन की क्या एडवाइस है, वो सारा कुछ कंसिडर करके फिर प्रोसीड करेंगे ना। ठीक है मैम, थैंक यू। सो देयर इज अ डिफरेंस, अगली प्रेगनेंसी में क्या काउंसलिंग है और प्रेजेंट प्रेगनेंसी में तो अब डायग्नोस हो गया है तो फिर उसको अकॉर्डिंगली काउंसलिंग होगी। नेक्स्ट प्रेगनेंसी की काउंसलिंग इज मोर अबाउट कि अगले बेबी में क्या क्या चांसेस हैं ठीक या नहीं ठीक होने के, तो वो अकॉर्डिंगली करेंगे, एंड स्पेशली कंसिडरिंग द एज ऑल्सो। ठीक है, चलो। थैंक यू मैम। कमिंग बैक टू द टॉपिक, किसी ने वॉलंटियर करना है तो कर ले, फिर हम आगे चले, वरना लास्ट टाइम हमारे पास डॉक्टर थी, बड़ा अच्छा उन्होंने किया था, डॉक्टर मदीहा। सो गुड। चलो मैं केस देती हूँ, फिर अगर किसी ने करना है तो आप लोग बल्कि पार्टिसिपेट करो। तो ऑब्वियसली अगेन मैं यही कहती हूँ कि यहाँ पे तो पार्टिसिपेट करने से कुछ भी नहीं होना, ये फायदा ही देगा एग्जाम में इंशाल्लाह। चलो, कॉम्प्लेक्स मैथ्स है, सब लोग यही करना चाह रहे थे, तो लेट्स डू इट इन 40 years of age lady, ठीक है। Patient is 40 years of age and she is para 3+0 with last child born 15 years back, and she's previous 3 cesarean section and now presents with an ultrasound report showing 5 into 6 centimeters complex mass uh, and with internal septations. How will you manage? जी, और कोई कोई भी कर ले, वॉलंटियर मिलके कर लेते हैं। 40-year-old में ये भी इंटरेस्टिंग है। 5 into 6 सेंटीमीटर कॉम्प्लेक्स मैथ, लास्ट टाइम जिस तरह हमने किया उसी को ही आगे एलैबोरेट कर लेते हैं, फटाफट कर लो, देखो टाइम फिर वेस्ट हो रहा है। मैम मैं स्टार्ट कर लूं, लेकिन मैंने मतलब तैयारी तो मैंने कोई नहीं की हुई, लेकिन मैं स्टार्ट कर देती हूँ। बात ये कि एक तरह से इधर तैयारी हो रही है ना, बेसिकली जी मैम। क्लासेस तैयारी के लिए है ना, यहाँ कोई आपका इम्तिहान तो नहीं लिया जा रहा ना कि आपने तैयारी नहीं की तो आप कर नहीं सकते हो, ये करके ही तो तैयारी होगी। चलो, सो जी स्टार्ट करें निदा, गुड। First of all, I will introduce myself to the patient and I will ask the biodata. Her name, age, and parity is already given. Her marital status, is it her first marriage? Then I will ask about her last menstrual period and regularity of her cycle. And then I will ask what were the presenting complaint that she had this ultrasound done. And then I will ask about the history of any abnormal vaginal discharge, any lower abdominal pain, any history of fever, night sweats, or any prolonged cough. And then I will also ask about any pressure symptoms, pressure symptoms and any associated urinary complaints like increased frequency, urgency, and any bowel complaints, altered bowel complaints, any history of weight loss and loss of appetite to rule out any malignancy. And then I will then मैम ये उसकी HOPI हो जाएगी. Then I will complete her obstetrical history. In obstetrical history, I will ask about her any antenatal, intrapartum, postnatal complication, and any history of Pap smear or any instrumentation done, and then past gynecological history, and then family history, any significant family history of ovarian CA or endometrial or breast cancer, and other medical disorders like diabetes, hypertension, asthma,
ischemic heart disease, tuberculosis, and then her personal history regarding any addiction or smoking, any drug allergies, and her socioeconomic status. Then I will do her physically. I will do her examination. I will do her general physical examination, her systemic examination, and then abdominal examination and her pelvic examination. In general physical examination, I will check her weight and height to calculate her BMI, her vitals, BP, pulse, temperature, respiratory rate. Then in general physical examination from head to toe, I will look for pallor, jaundice, any clubbing, chylomicronia, thyroid enlargement. Then I will do her abdominal examination. In abdominal examination, I will do her inspection and then the palpation. In inspection, I will look for the suprapubic scar for cesarean sections and any other surgical scar mark, any visible pulsations. And then on palpation, I will do her superficial and deep palpation to check for any tenderness, any visceromegaly, and the mass palpable. Then in bimanual, in pelvic examination, I will do her per speculum examination to look for the status of cervix and any abnormal vaginal discharge, and then do the bimanual examination to check for the uterus size, its position, any tenderness in adnexa or fornices, and mobility of the uterus. And if the mass is present, I will also look for its mobility, and is it separated, it is felt separated from the uterus, or it is tender or not. गुड, यू वर वेरी गुड. आपकी स्पीड बहुत अच्छी थी. यहाँ तक आप पास हो. अगर आप मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो, पास हो, इसका मतलब ये है कि आगे भी अगर इसी तरह करते रहो तो पास हो जाओगे इस स्टेशन पे. थोड़ा सा मैं ये कहती हूँ कि कोशिश ये होनी चाहिए कि हर स्टेशन में जो आपको आता है, स्टेशन जो आपको लगता है कि 90% कैंडिडेट्स को आता ही होना है, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने की जरूरत है. देखो, जब इस तरह का सिनेरियो आपको दिया गया, एक्सक्यूज मी, जब आपको इस तरह का सिनेरियो एग्जाम में दिया गया और आपको साथ ही उन्होंने दे दिया, यानी कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स मैथ्स इन अ 40 years old, राइट. अब आपके माइंड में 2-3 चीजों की डीडी है. आपकी हिस्ट्री में इट शुड बी सो ब्यूटीफुल योर HOPI है कि आपकी जो HOPI, देखो जो अब पैटर्न हो चुका है ना एग्जाम में, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की और आपकी HOPI की. उसके अंदर आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी ये जो ड्रग हिस्ट्री और जो बाकी चीजें होती है, सर्जिकल पर्सनल हिस्ट्री, वो उन चीजों की इतनी को वर्थ नहीं रही. आपका फैसला हो रहा है आपकी HOPI पे और आपकी ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में. योर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वाज वेरी गुड, द वे यू सेड कि शी हैज ऑलरेडी come to me with an ultrasound report. I would like to know what exactly complaint she had which made her get the ultrasound done. बहुत अच्छा, वेरी गुड. वहां तक एक्स्ट्रॉर्डनरी चल रही थी बात. उसके बाद HOPI went well, बस ठीक गई. उसमें 2-3 चीजें हमने रखनी है कॉम्प्लेक्स मैथ्स इन अ 40 year old में. एक, उसको सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं जो कि अभी शायद उससे नहीं बताया, जो आपने HOPI में पूछने. दूसरा, DD डिफरेंशियल आपका HOPI में क्लियरली एग्जामिनर को माइंड में पता चल जाए, क्योंकि अब एग्जाम में मार्क्स लगने की के ऊपर, ठीक है. और अगर उस की में आपके DD के मार्क्स है ही नहीं, और वो मार्क्स सारे HOPI में, यानी DD का अलग से सवाल ही नहीं है. यानी कि आपकी हिस्ट्री के एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशंस के बाद अगर आपसे एग्जामिनर DD का सवाल नहीं पूछ रहा, तो उसके नंबर आपके सारे लग गए हुए HOPI में. तो DD आपका एग्जामिनर ने सारा असेस करना है, क्योंकि DD इज द मेन थिंग. आप जब पेशेंट को इवेलुएट करते हो व्हाइल सिटिंग इन अ क्लिनिक और इन योर वार्ड, जैसे ही मरीज से पहली बात करते हो, सबसे पहली चीज जो माइंड में आनी चाहिए वो DD है. इसका डिफरेंशियल क्या हो सकता है, उसके मुताबिक ही हम पूरा उस केस को लेके चलते हैं ना, कि उसके मुताबिक उसे सवाल पूछे जाते हैं, एग्जामिन किया जाता है और उसकी इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं उस DD को माइंड में रखते हुए. तो इसमें आपने, चलो सिम्टम्स में यू सेड के, आई डोंट नो व्हाई आपने ऐसे क्यों बोला कि एनी सिम्टम्स ऑफ हैवीनेस और एनी कंप्लेंट ऑफ हैवीनेस. क्या होती है, आप बोलो हैवीनेस नहीं, प्रेशर सिम्टम्स. आपने कहा एनी सिम्टम्स ऑफ प्रेशर या एनी प्रेशर सिम्टम्स. व्हाट इज प्रेशर सिम्टम, क्या होते हैं. आप पेशेंट को
प्रेशर सिम्टम्स आपको बोलने हैं, आप उसे बोलोगे कि उसको लोअर हेवीनेस फील होती है, उसको कोई लेग स्वेलिंग्स फील हो रही है, उसको कोई वेरिकोसिटीज फील, प्रेशर सिम्टम्स वो है ना, पेशेंट को तो नहीं पता प्रेशर सिम्टम्स क्या है, राइट? तो आपने अपनी हिस्ट्री में ये बात कंप्लेंट पे ये बोली है, देन यूरिनरी और बावल कंप्लेंट आसमान से तो वो पेशेंट नहीं बोल देगी कि यूरिनरी और बावल कंप्लेंट क्या। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैस है तो उससे रिलेटेड यूरिनरी और बावल कंप्लेंट क्या क्या हो सकती है, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, इनकॉन्टिनेंस या कुछ ऐसा, या पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन या हेजिटेंसी, और सिमिलरली उसकी डिफेकेशन की कोई कंप्लेंट, ठीक है? तो आपने इस तरह नहीं बोल देना कि नहीं प्रेशर सिम्टम्स और यूरिनरी और बावल सिम्टम्स, इसके तो मार्क्स है यार एग्जाम में, ठीक है? सो यू नीड टू नो एग्जैक्टली। फिर डीडी, अगला पैराग्राफ एचओपीआई में आ जाता है आपका डीडी का। जब सिम्टम्स को आपने एवेलुएट कर लिया, फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इस पेशेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ मैस, अ कॉम्प्लेक्स मैस। क्या ये सीए है, क्या ये एंडोमेट्रियोसिस है? अगर ये सीए है फॉर एग्जांपल, तो आपने फैमिली हिस्ट्री की बात आपने फैमिली हिस्ट्री में नहीं करनी, आपने एचओपीआई में बात करनी, क्योंकि ये पेशेंट फाइब्रॉइड का नहीं है कि हर एक में आपने फैमिली हिस्ट्री में पूछना है कि जी एनी हिस्ट्री ऑफ सीए, ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियम, यूट्रस, ओवरी, तो नहीं फैमिली में फर्स्ट डिग्री में। वो चीज आपने इसके अंदर पूछनी है कि एनी हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन मेलिग्नेंसी, ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी, एंडोमेट्रियल, गट, गॉल ब्लैडर मेलिग्नेंसी, राइट? ये सारा एक सिंड्रोम है जिसके अंदर ये सारी मेलिग्नेंसीज पाई जाती है। तो आपने जब फैमिली हिस्ट्री की बात करनी है तो आपने बड़े क्लियर बात करनी है कि आप क्या क्यों पूछ रहे हो। नंबर 2, अगर आपने फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीए की बात किया, इसका मतलब है आपने अपने माइंड में डीडी रखा है सीए का, राइट? तो सीए के अंदर जब फैमिली हिस्ट्री की बात किया तो उसके बाद आप इसके रिस्क फैक्टर्स भी तो पूछो ना सीए के, जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है सीए ओवरी की। उसके अंदर आप उसकी कॉन्ट्रासेप्शन की बात करोगे, ओव्यूलेशन इंडक्शन की बात करोगे, उसकी लैक्टेशन की बात करोगे, ठीक है? और क्योंकि ये 3 चीजें तो कितना रिस्क फैक्टर्स प्लस माइनस कर देता है इस चीज को, ठीक है? तो आपने इसको इस तरीके से रिस्क फैक्टर्स की बात जरूर करनी है। और साथ वो तो खैर वाइवे में यू शुड नो इवन द इंसिडेंसेस के कितने परसेंट प्रिवेंशन होती है कॉन्ट्रासेप्शन से या प्रेगनेंसी से या लैक्टेशन से या वो सारी चीजें, ठीक है? या कोई हार्मोनल मेडिसिन वो लेती रही हो पेशेंट। अच्छा, उसके बाद अब इट कैन नॉट जस्ट बी सीए, इट कैन इवन बी एंडोमेट्रियोसिस। तो चलो आपने एक तरह से बातों में बता ही दिया कि शी इज पैरा 3, शी इज बीन कंसीविंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो देयर आर कम चांसेस। लेकिन अगर आप इसका पीरियड्स की पेन के साथ कोई रिलेशन को और इलैबोरेट कर देते, या इसको आप उसकी फर्स्ट डिग्री में टीबी की हिस्ट्री को रूल आउट कर लेते, तो ये एक बड़ी ही जबरदस्त हिस्ट्री बन जाती। सो आपने सबसे पहले उसके सिम्टम्स को रूल आउट किया, फिर आपने उसके डीडी को आपने एक एक करके बहुत ज्यादा एलैबोरेटेड तरीके से रूल आउट कर दिया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप आ जाते हो एग्जामिनेशन। योर एग्जामिनेशन वेंट ऑल राइट, अगेन बॉर्डरलाइन पासिंग यस, बट इवन बेटर अगर आप इसको और भी बेहतर कर देते। किसी ने अगर एब्डोमिनल या और पेल्विक एग्जामिनेशन इस पेशेंट का दोबारा से बोलने की प्रैक्टिस करनी है या इसको मजीद इम्प्रूव करना है तो वॉलंटियर कर ले। बताएं। मैम मैं कर लूं? डॉक्टर हाँ मारिया। करें, शाबाश मैम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और बायमैनुअल पर्सपेक्युलम जी। ये बस हाँ शाबाश। ठीक। On examination, I would like to do general physical examination first, and then I will do a systematic examination in which I will look for thyroid examination, chest examination for lung and heart, and for abdominal examination to look for any palpable mass, tenderness, and visceromegaly. I will do and in local examination, I will do per speculum examination to look for general health of vagina and vulva and vagina, any discharge present, cervix, status, condition of the cervix, and on bimanual exam, I will do bimanual examination to look for size, mobility and I will do bimanual examination to look for size of the uterus, its mobility, and any tenderness present or not, and its position, and to look for any adnexal mass, tenderness, and details of the mass to and assess the size and consistency of the mass, madam.
ठीक है, नॉट बैड। आपका भी अच्छा था, और अभी जो हमारी डॉक्टर नेता ने भी बताया, इट वाज आल्सो गुड। देखो, बात अच्छी है। बात ये है कि अब ये जो वेरिएंट मैथ्स है ना, वही मैंने खैर पहले भी काफी क्लासेस इस चीज की ली हुई है। एग्जामिनेशन इज सो इम्पोर्टेंट। आपने हर जनरल फिजिकल कर लिया, यू ऑल डू फाइन, आप जनरल फिजिकल आप सबका ही ठीक होता है। सो ये एब्डोमिनल, हाँ क्या कह रहे हो नेता? सो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर आपने यस इंस्पेक्शन की, वो भी बहुत अच्छी बोली, निदा ने भी बहुत अच्छी बोली थी कि ऑन इंस्पेक्शन देयर वाज नो वो सारा कुछ के इस तरह का एब्डोमेन है और नॉर्मल इसका पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग है, और स्कार मार्क की बात कर ली बिकॉज शी वाज प्रीवियस 3 आल्सो एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद पैल्पेशन में आपने टेंडरनेस, सुपरफिशियल डीप टेंडरनेस देख ली, विस्ट्रोमेगैली देख ली। उसके बाद जब हमारा अपना मैथ्स का एग्जामिनेशन आया है, तो फिर आपने देखो 2-3 चीजें वहीं पे याद कर लो कि साइड, साइज, शेप, सरफेस, कंसिस्टेंसी, टेंडरनेस, कलर ऑफ ओवरलाइंग स्किन, और टेम्परेचर ऑफ ओवरलाइंग स्किन, ठीक है, और लोअर लिमिट रीचेबल और नॉट। ये वाली बात ये भी आई थिंक आप लोगों ने कर ली। उसके बाद अब ये हो गई पेल्पेशन। पेल्पेशन के बाद अगला स्टेप आता है परकशन का। परकशन में आपने कोई साइंस ऑफ फ्लूइड तो यहाँ पे मेंशन करो ना, क्योंकि अगर पेल्विस पे अगर आपको फ्लूइड मिल जाता है विद अ पेशेंट हु हैज गॉट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शोइंग अ कॉम्प्लेक्स मैस, अगर आपको बायोमैनुअल पे फ्लूइड मिलता है, तो यू कैन नॉट, इट डजंट रियली लुक गुड दैट यू गो बैक टू द एब्डोमेन आफ्टर डूइंग द पेल्विक एग्जामिनेशन टू चेक इफ देयर रियली इज एनी फ्लूइड और नॉट। सो एब्डोमेन पे ही आप, जब अगर मैस की सस्पिशन है या अल्ट्रासाउंड पे मैस है, या आपको पीए के ऊपर कोई मैस मिला है, तो इट्स बेटर टू लुक फॉर एनी साइंस ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। उसमें आप सिर्फ एक शिफ्टिंग डलनेस चेक कर लोगे, फ्लूइड थ्रिल सिर्फ उसमें जिसमें शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव होगी, ठीक है। कोई शिफ्टिंग डलनेस बता सकता है, कैसे पता करोगे? मैंने वैसे बड़ी डिटेल में क्लास ली हुई है इसके ऊपर। शिफ्टिंग डलनेस कैसे पता करोगे जी? Then start percussion from xiphi sternum downward up to the umbilicus, and then you will again percuss from umbilicus towards your side, and ask the patient to tilt on the opposite side. And Very while good. doing percussion, if it was dull initially, then it will become इसकी साउंड लाउड हो जाएगी, सारा फ्लूइड दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऐसे क्या कहेंगे? रेजोनेंट हो जाएगी, रेजोनेट हो जाएगी, रेजोनेट साउंड हो जाएगी। फ्लूइड के ऊपर जाके डल होती है, डल नोट होता है। जब आप करवट दिलाओगे तो फ्लूइड गोज टू द सारा ऑपोजिट रेजोनेट हो साइड जाएगा। ग्रेविटी की वजह से, और वो डल से रेजोनेंट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग डलनेस। यस। यानी आई रिपीट, गुड, वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक बताया। आई रिपीट इट, यू विल स्टार्ट परकशन फ्रॉम एपिगैस्ट्रियम टिल अम्बिलिकस। अम्बिलिकस से आप उसको मोड़ोगे टुवर्ड्स योरसेल्फ, लैटरल उसके जो है फ्लैंक्स तक लेके आओगे परकशन को करते हुए अपने फिंगर को। और जब आप फ्लैंक्स पे लाओगे, पेशेंट को कहोगे ऑपोजिट साइड पे करवट लें। जब पेशेंट ऑपोजिट साइड पे करवट लेगा, 2-3 सेकेंड्स वेट करोगे, द फ्लूइड विल गो टू द ऑपोजिट साइड। दोबारा परकशन करोगे, वो डल नोट रेजोनेंट हो जाएगा, कीपिंग द फिंगर एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट। तो इसको कहते हैं शिफ्टिंग डलनेस। अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी फिंगर्स परकशन करते हुए एपिगैस्ट्रियम से अम्बिलिकस तक लाए हो, और फिर अम्बिलिकस से फ्लैंक्स तक लाए हो, एंड यू डोंट फाइंड एनी डल नोट एनीवेयर इन द फ्लैंक्स, यू डोंट नीड टू आस्क पेशेंट टू टिल्ट टू द ऑपोजिट साइड। उसकी वजह यह है कि अगर डल नोट फ्लैंक्स में मिला ही नहीं, तो फिर फ्लूइड प्रेजेंट ही नहीं है, फिर करवट दिला के कौन सी डलनेस शिफ्ट करानी है। सो बहुत सेंसिबली काम करना है। Initially, you look for a dull note in the flanks. If there is no dull note, there is no point in asking patient to do the left lat to the opposite side tilt. ठीक है, I hope कि समझ आ गई ये बात। मैम एक क्वेश्चन पूछना। मैम ये जैसे 5/6 सेंटीमीटर का कॉम्प्लेक्स मैस है, इसके अंदर हमें पर एब्डोमिनली तो हमें कुछ भी फील नहीं होएगा, तो हम फिर ये सारी चीजें वेरी नोट गुड, ये करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। आई रियली, अगर आप ना करते तो अगला सवाल मैंने आप लोगों से करना था। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल इस पेशेंट में 5/6 में यू डोंट फाइंड एनी मैस इन द एब्डोमेन, आर यू गोइंग टू लुक फॉर, ज़ाहिर अगर मैस ही नहीं मिला तो फिर तो साइड साइड शेप सरफेस की क्या बात करनी है आपने? सिंपल सिंपल बात करनी है कि एब्डोमेन सॉफ्ट है और ये है, नो विस्ट्रोमेगैली और ये वो, और फिर लेकिन हर गायनी के पेशेंट में, रिमेंबर, whether you find a mass or you don't find a mass,
आपने उसकी पेल्पेशन की, सुपरफिशियल पेल्पेशन की, आपने डीप पेल्पेशन की, आपने उसके बाद उसका परकशन करनी है। आपने सिर्फ एक एक्ट करना है कि एपिगैस्ट्रियम से लेके अम्बलाइकस तक, अम्बलाइकस से लेके अपनी तरफ के फ्लैंक्स तक। ठीक है, वहां पे आपको डल नोट नहीं मिलेगा। देयर इज नो फ्लूइड, नो मैच, विल नॉट फाइंड एनी डल नोट देयर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इट्स अ पार्ट ऑफ गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन एब्डोमेन का। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट डू दिस परकशन थिंग, यू जस्ट डू द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, देन यू बिकॉज यू डिडंट फाइंड एनी मैस, आप सीधा चले गए पेल्विक एग्जामिनेशन में। व्हेन यू आर डूइंग मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन और आप फॉर्निक्स जब फील कर रहे हो, लैटरल फॉर्निसेस, और वो आपको उसमें फुलनेस मिल गई है जो कि फ्लूइड की वजह से है, तो बिकॉज एट टाइम्स यू डोंट, जैसे ये 5x6 सेंटीमीटर का में ऐसा हो सकता है एब्डोमेन पे ना मिले लेकिन आपको बाय मैनुअल पे मिल जाए। अगर बाय मैनुअल पे कोई मैस या फ्लूइड मिल जाता है तो यू विल हैव टू देन गो बैक टू द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन टू चेक द परकशन नोट, व्हिच इज नॉट अलाउड, व्हिच इज नॉट, व्हिच डजंट लुक गुड। क्लिनिक पे भी अच्छा नहीं लगता, एथिकली भी अच्छा नहीं लगता कि आपने पेशेंट की पूरी पोजीशन बना के एग्जामिन कर लिया पेल्विस, एंड नाउ यू वांट हर अगेन टू लाई डाउन स्ट्रेट एंड डू द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। दैट इज नॉट राइट। अगर कभी कुछ हो जाए, कोई वंस इन अ व्हाइल कोई चीज मिस हो जाए तो चलो यू कैन गो बैक, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू रिमेन ऑर्गेनाइज्ड और स्टेप वाइज, प्रैक्टिकल लाइफ में भी और एग्जाम में भी। So once you have done the abdominal examination, if you have missed the percussion thing, but later on in your pelvic examination you find any mass or in any fluid, it doesn't really look good to go back and do the percussion steps. So that is why percussion is a part of gynecological examination abdomen में। abdomen के अंदर gynae का part है percussion, palpation, inspection, palpation and percussion. Percussion के अंदर you just do the percussion to find a dull note in the flanks. If you don't find any dull note in the flanks, you don't need to ask patient to tilt to the opposite side. If there is a dull note, you ask patient to tilt to the opposite side and there will be shifting dullness present. If you find shifting dullness positive, only then you will do the fluid thrill. समझ आ रही है? मैम ये जो आपने कहा है परकशन पार्ट ऑफ ये एग्जामिनेशन है, तो इसके अंदर भी हमने पेशेंट को अपनी तरफ तो टिल्ट करना है ना, फर्स्ट जो करना है, अगर तब डल नोट नहीं मिलता फिर हमने नहीं कुछ करना आगे, ऐसा ही है ना मैम? टिल्ट कहीं नहीं करना। देखो, जब फर्स्ट स्टेप है परकशन का, वो आप अम्बलाइकस तक फिंगर लेके गए हो परकस करते हुए, अम्बलाइकस तक लाने के बाद अपनी साइड वाले फ्लैंक्स तक लेके आए हो, पेशेंट फ्लैट ही लेटा हुआ है, पेशेंट टिल्ट ठीक नहीं है हुआ। जी फिर जी अपनी साइड के फ्लैंक्स तक लाए हो। इफ यू डू नॉट फाइंड एनी डल नोट टिल द बेस ऑफ द फ्लैंक्स, यू डोंट नीड टू आस्क पेशेंट टू टिल्ट। ठीक है, इफ ठीक देयर है इज अ डल नोट इन द फ्लैंक्स, यू आस्क पेशेंट टू टेक द ऑपोजिट टिल्ट। वो ऑपोजिट साइड पे करवट लेगा। जब पेशेंट ऑपोजिट साइड पे करवट लेगी, यू विल कीप द फिंगर्स ऑन द सेम पॉइंट, यानी फ्लैंक्स पे उधर ही रखोगे। पेशेंट ऑपोजिट साइड पे करवट ली, 2-3 मिनट्स उधर ही फिंगर रखते हुए वेट कर, मिनट नहीं सेकेंड, सॉरी, 3 तक गिन लो या 5 तक गिन लो। 5 सेकेंड्स हो जाएंगे, अगर कोई फ्लूइड होगा तो वो बेस पे ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा, और उसी फिंगर पे जब आप दोबारा परकशन करोगे तो जो डल नोट था वहां पे वो रेजोनेंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग डलनेस। ठीक है मैम, थैंक यू। एंड इफ देयर इज नो डल नोट इनिशियली, फिर पेशेंट को करवट नहीं दिलानी। एंड इफ शिफ्टिंग डलनेस इज पॉजिटिव, फिर आप उसको फ्लैट लिटा के फ्लूइड थ्रिल भी चेक कर सकते हो। ठीक है, और मैडम लिम्फ नोड्स भी हमने पीएपी कर लेने, ठीक है। लिम्फ के नोड कोई तो हम मैच मिले अदरवाइज तो भी फिर चेक करते हैं। नहीं, लिम्फ नोड्स तो एज अ पार्ट ऑफ जनरल फिजिकल ना, जी तो इंगोइनल लिम्फ। वो तो वैसे ही लिम्फ नोड इज अ पार्ट ऑफ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, वो तो आप वैसे भी करते हो। ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, तो प्लीज इसको जो है ना आप कर लो। इसी तरह देखो, ये जो शिफ्टिंग डलनेस है, सॉरी ये मैं म्यूट कर रही हूँ, किसी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है। अच्छा, इसी तरह ये जो होता है क्या उसको कहते हैं, ये जो शिफ्टिंग डलनेस वाला स्टेप है, इट इज सो इम्पोर्टेंट। इफ अ पेशेंट इज हैविंग अ मैसिव एसाइटिस, हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट कि दिस इज द मैसिव एसाइटिस और इट्स अ ह्यूज एब्डोमिनल मैस? एक हैंड रेज है, पहले वो भी सुन लेते हैं। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम मैम, हम लोग प्री ऑपरेटिवली लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वॉल्वमेंट कैसे मतलब असेस कर सकते हैं, और इंटर ऑपरेटिवली क्या चीज? सॉरी, लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वॉल्वमेंट, लिम्फो वास्कुलर स्पेस इन्वॉल्वमेंट क्या करना है उसका? असेसमेंट, लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वॉल्वमेंट की असेसमेंट, दैट विल हेल्प इन द स्टेजिंग ना।
लिम्फोवैस्कुलर, यस मैम, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट देखेंगे ना? लिम्फोवेस्कुलर स्पेस इन्वॉल्वमेंट, नॉट लिम्फ नोड। एक मिनट में जरा म्यूट सबको कर रही हूँ, ये डिस्टरबेंस बहुत आ रही है। प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट करो सारे। जी आप डॉक्टर अपने आप को कर लो अनम्यूट। यस मैम, लिम्फोवेस्कुलर स्पेस इन्वॉल्वमेंट। अच्छा कैसे, मतलब क्या आप इसमें क्या देखना चाह रहे हो? मुझे बिल्कुल इसका पता नहीं चल रहा। देखो आपने एग्जामिनेशन में खाली लिम्फ नोड्स पैल्पेट करने, इंट्राऑपरेटिवली जब आप इंट्राऑपरेटिवली कर रहे हो यू चेक फॉर द लिम्फ नोड्स। इफ लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व तो इसका मतलब है लिम्फोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट है। ओके, और अगर नहीं है दैट मींस कि नेगेटिव है, लिम्फोवेस्कुलर नहीं, स्पेस इसका इन्वॉल्वमेंट मतलब नहीं है कि स्टेजिंग में, ग्रॉस स्टेजिंग में नेगेटिव है, बट इफ यू टेक द बायोप्सीज तो फिर उसमें जो रिपोर्ट आएगी वो पॉजिटिव नेगेटिव तब पता चलेगा, राइट? मदिया ने क्या क्वेश्चन करना है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मदिया। जी मैम, एक्चुअली हमें ये कंफ्यूजन होती है कि ऑलमोस्ट जिसे हम कहते हैं ना कि एक तो होती है सिंपल सिस्ट। सिंपल सिस्ट मतलब इस सिंपल सी, उसमें कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर या इको ठीक है वगैरह कुछ भी ना हो, जी ठीक है। और एक होता है कॉम्प्लेक्स सिस्ट या जी कॉम्प्लेक्स जी मास। तो मैम ठीक है, तो वो क्या क्वेश्चन उसमें पूछिए। जी मैम, उसमें एम रूल होगा या उसमें क्या होगा जिसे हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब कोई एम फीचर हो जैसे हम आयोटा में ऑब्वियसली कहते हैं। देखो देर इज एक सिंपल सिस्ट है, एक बी और एम रूल है। यंग जी पेशेंट में प्री मेनोपॉजल में आप बी और एम रूल के मुताबिक चलते हो ना। इफ इट इज अ बी रूल सिस्ट तो फिर तो वो सिंपल सिस्ट में आएगा। इफ इट्स जी एम मैम। रूल्स वाली सिस्ट तो फिर कॉम्प्लेक्स सिस्ट होगी। ठीक अच्छा, है। कोई भी एक अगर एम रूल है तो दैट इज कॉल्ड कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट यस हो गई। ऑफ कोर्स, ओके मैम, तो मैम नेक्स्ट स्टेप हमारा उसमें ये होगा कि हम उसमें ट्यूमर मार्कर्स करवाएंगे जाहिर चाहे है, वो कोई भी एज हो। जाहिर है। अच्छा सही है मैम, तो मतलब कि वो ट्यूबो ओवेरियन मास हो या एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट हो, फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि अब हम जाहिर है, ट्यूमर मार्कर्स की तरफ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा अच्छा मैम, इसमें फिर अगर यंग एज है तो ट्यूमर मार्कर्स मतलब CA 125 के अलावा जो जर्म सेल वाले हैं वो भी सारे करवाने हैं ना? अब आई डोंट नो यंग एज से क्या मुराद है। देखो मतलब कि एक अगर बात है, 40 से पहले वाली एज है तो नहीं उसमें LDH और ये करवाएं। तो क्या 45 में नहीं कराओगे एलडीएच? मैम अगर CA नहीं 125 मैं मिल जाता है। बताती हूँ, देखो इसका जवाब जी ये है मैम। कि एनी सीए कैन हैपन इन एनी एज ग्रुप। ठीक है, सो इन एनी एज ग्रुप यू कैन आस्क फॉर एनी सी ऑल द ट्यूमर मार्कर्स इफ यू सही फाइंड है। अ कॉम्प्लेक्स सिस्ट। हाउएवर अगर आपको फाइनेंशियली लग रहा है कि वो एक बर्डन होगा पेशेंट के ऊपर, देन बियॉन्ड 60 यू कैन जस्ट आस्क फॉर CA125 एंड नो अदर ट्यूमर मार्कर्स। बिफोर 60 यू कैन जस्ट आस्क फॉर ऑल द ट्यूमर मार्कर्स अदर देन CA125। ठीक है, बट ओके। अगेन आप ये भी कह सकते, आपकी जस्टिफिकेशन एग्जाम में हो सकती है कि एनी ट्यूमर कैन हैपन इन एनी एज ग्रुप। सो देर इज, देखो दो तीन स्टेजिंग्स होती है। किसी ने बड़ी अच्छी बात की लिम्फोवेस्कुलर वाली बात में, डॉक्टर सिद्रा ने, कि लिम्फ नोड्स का तो सीटी पे पता चलेगा ना फिर पता। सो देर आर 2-3 थिंग्स। आपकी स्टेजिंग होना शुरू हो जाती है आपके फिजिकल एग्जामिनेशन से, नंबर 2 आपकी इन्वेस्टिगेशन से, नंबर 3 आपका इंट्राऑपरेटिव फाइंडिंग्स पे, नंबर 4 आपकी हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट पे। सो ये सारा मिलके आपकी एक स्टेज बनाती है इफ इट रियली इज अ मलिग्नेंट सिस्ट, राइट? तो उसके अंदर एग्जामिनेशन के अंदर आपका यस आपका लिम्फ नोड लिम्फेडिनोपैथी से कुछ पता चलेगा, देन इंट्राऑपरेटिव फाइंडिंग्स। उससे पहले सीटी, कि जब आप सर्जरी करने लेके जाने लगे हो तो सीटी कराते ही इसलिए है कि सारा आपको स्प्रेड पता चले। ठीक है, उसके बाद आप उसका, और ट्यूमर मार्कर्स भी उससे भी काफी अंदर, बट नन ऑफ दीज इज 100%। फिर आप हिस्टोपैथोलॉजी पे डिपेंड करते हो, उसमें बायोप्सीज लेते हो एंड देन यू डू द स्टेजिंग एंड यू डिसाइड वेदर शी नीड्स फर्दर एनी कीमोथेरेपी एटसेट्रा और नॉट। तो ये सारी चीजें जी। ओके मैम, मतलब अगर CA 125 रेस भी मिल जाते फिर भी सारे ट्यूमर मार्कर्स करवाने हैं। तो मुझे बस यही क्वेरी थी कि जी अगर एक रेस मिल जाए तो फिर हम दूसरे पे जाएं या ना जाएं। नहीं तो क्या ब्लड सैंपल उसका हर रोज नया ब्लड सैंपल निकालोगे? एक ही दफा में होगी ना सारे टेस्ट। ओके मैम, और मैम और दूसरा ये कि एब्डोमिनल पेल्विक लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं या नहीं, ये हम अल्ट्रासाउंड पे कमेंट कर सकते सीटी, हैं? नहीं सीटी। नहीं ना? ओके मैम, ओके। जी अच्छा, डॉक्टर ने हैंड रेज किया हुआ, जी आप भी पूछ लो। नहीं, अच्छा चलो। सो अच्छा यस, मैम, और एक मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था। अच्छा जी मैम, और ये कि ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस उस दिन आप बता रही थी ना कि टिपिकली कैसे प्रेजेंट करती है, तो इसका थोड़ा सा बता दें यही तो कि बात वो करनी है इस पेशेंट। क्लास में, करते जी हैं मैम, ठीक है। ओके मैम, ओके अच्छा मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन किया था कि देयर इज अ ह्यूज सिस्टिक मास ऑक्यूपाइंग द होल ऑफ द एब्डोमेन ऑन एग्जामिनेशन, हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट दैट दिस इज फ्लूइड, एसाइटिक फ्लूइड और अ मास, फ्लूइड थ्रिल वगैरह से।
1 मिनट सोचो, मैं 1 सेकंड में आ रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैम क्या सोचा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे। फ्लूइड व्हाट थ्रिल्स इफ यू मैम। गेट अ पेशेंट जिसका ह्यूज सा मैस है, लेकिन आप थ्रू आउट एग्जामिनेशन पे उसको फ्लूइड करी जा रहे हो, फिर फ्लूइड थ्रिल चेक करेंगे मैडम उसका। ह्यूज मैस में भी फ्लूइड थ्रिल मिलती है, ह्यूज सिस्टिक मैस में आपको फ्लूइड थ्रिल मिलती है। ये अच्छा जवाब था वैसे। मैम आप ही बता दें, हमें एग्जैक्ट ये नहीं बड़ा पता। अच्छा है जिसने फ्लूइड थ्रिल वाली बात की, बड़े कॉमन सेंस वाली बात की थी, इसलिए क्योंकि इट्स वेरी वेरी रेयर टू गेट दिस टाइप ऑफ मैस जिसमें फ्लूइड थ्रिल मिल रही हो, बट इट डज हैपन कि ह्यूज ग्रॉस एसाइटिस वर्सेस ह्यूज मैस। देखो ये वैसे सवाल सारे ना हमारे वो वाले हैं जो हम एमबीबीएस में, इफ यू रिमेम्बर, फाइनल प्रॉफ में एग्जामिन किया करते थे पेशेंट्स को, और उसके इस किस्म के होते थे। अच्छा, सो यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीए ओवरी के अंदर आपको कभी मैसिव एसाइटिस मिल सकती है और पेशेंट का पूरा एब्डोमेन एसाइटिस से भरा हो, देन हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट। और नंबर 2 ये कि आपको एक मैस मिल सकता है ह्यूज सा, जिसके अंदर जो कि उसी तरह से वी डू इनकाउंटर सच मैसेज जो कि पूरा एब्डोमेन ऑक्यूपाई कर रहा हो, बट इट्स ऑल फ्लूइड। अच्छा, इसके अंदर देखो इस तरह डिफरेंशिएट करते हैं कि जो तो मैस होता है ना, उस मैस को जब आप परकशन करना शुरू करते हो, इट मे बी डल, वो आपको डल मिल सकता है क्योंकि वो फ्लूइड फिल्ड है। जब आप उसका अम्लाइकस तक गए, अम्लाइकस से जब आप फ्लैंक्स में आते हो ना, दैट मैस विल हैव अ रेजोनेंट नोट इन द फ्लैंक्स, क्योंकि उसकी बॉर्डर लाइन कहीं खत्म होके फ्लैंक्स में कहीं ना कहीं आपको बॉर्डर पे मिल सकता है रेजोनेंस इंस्टेड ऑफ स्टेइंग डल, राइट। और जो दूसरा है जो आपका मैसिव एसाइटिस, और उसके अंदर आप जब शिफ्टिंग डलनेस करोगे ना, आप उसको करवट दिलाओगे तो वो डल ही रहता है, उसमें शिफ्टिंग डलनेस उस तरह नहीं मिलती, बिकॉज इट्स अ मैस। जो आपकी एसाइटिस होती है ना, वो एक फ्री फ्लूइड होता है एब्डोमेन के अंदर जो कि फ्लोट कर रहा होता है। उसके अंदर आपको इनिशियली थोड़ा सा रेजोनेंट नोट भी मिल सकता है टिल अम्लाइकस, एंड देन इमीडिएटली फ्रॉम अम्लाइकस जब आप फ्लैंक्स की तरफ आते हो आपको डल मिलता है। और जब आप उसको कंप्लीट करवट दिला के कुछ 10 सेकंड वेट करो तो यू डू फाइंड उसमें आपको शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव मिल जाती है। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर बिकॉज देर आर बॉर्डर्स, डिफाइंड बॉर्डर होते हैं, तो एट टाइम तो आपको फ्लैंक्स पे रेजोनेंट भी मिल सकता है, लेकिन दैट्स अगेन रेयर। इफ इट्स अ ह्यूज मैथ तो फ्लूइड अगर बेस पे होगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द बॉर्डर बाय परकशन। लेकिन जब आप उसको करवट दिलाते हो तो मोस्टली इट डज नॉट बिकम रेजोनेंट, ठीक है। इट डज नॉट बिकम, मतलब शिफ्टिंग डलनेस उसमें आपको उस तरह से नहीं मिलती। और जो आपके फ्री फ्लोटिंग फ्लूइड होता है साइटिस का, वो आपको मिल जाती है उसमें शिफ्टिंग डलनेस। सो दैट्स अ वेरी वेरी रेयर थिंग टू इनकाउंटर। लेकिन एग्जाम के अंदर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये कोई इतना बड़ा स्टेप है नहीं कि जिसमें पास फेल का फैसला हो, क्योंकि इवेंचुअली यू डू हैव सीटी अवेलेबल, यू डू हैव अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स अवेलेबल जो आपको डिफरेंशिएट कर दे बिटवीन द ह्यूज साइटिस एंड ह्यूज मैस, फ्लूइड फिल्ड मैस, ठीक है। तो इसमें लेकिन थोड़ा आपको ये बेसिकली सारी बात ये है कि कॉन्सेप्ट अबाउट परकशन इन गायनी, ये हमें इसलिए नहीं होता क्योंकि हम वार्ड्स में परकशन नहीं करते, इसलिए क्योंकि हमारे पास इतना इजीली अल्ट्रासाउंड अवेलेबल होता है कि जब भी वार्ड में राउंड हो रहा होता है तो पेशेंट के साथ ही अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, अब तो इवन इन योर ओपीडी ऑल्सो आपको पेशेंट के साथ ही अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सामने आ जाती है। इसलिए हम परकशन तक की लेवल तक जाते नहीं है, एंड वी फॉरगेट कि इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एग्जामिनेशन, especially in gynae. So in gynae, in abdominal examination, don't forget to do the percussion वाला step। उसकी वजह ये है कि you will start with inspection, बहुत अच्छी inspection। आप लोग जनरल फिजिकल बहुत अच्छा बोलते हो, thank God, वो बड़ी प्रैक्टिस हो गई है, पहले उस पर भी बड़े अटकते थे। You do very good abdominal inspection, you do good palpation, but don't forget percussion in gynae. We don't need to do any auscultation in gynae, but yes, percussion is very important. And then you do bimanual. Bimanual मैं बड़ी दफा करा चुकी हूँ, बोला तो अच्छा है लेकिन उस तरह नहीं बोला जिस तरह आपको बोलना चाहिए सबने, जिन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। बायमैन, देखो बात ये है कि वही चीज है ना कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलो कि
इतने अच्छे मार्क्स आ जाएं कि अगले स्टेशन आपके कवर हो जाएं। तो बाय मैनुअल के अंदर आपने उसकी जब यूट्रस के ऊपर कमेंट करना है तो ऑलवेज कमेंट अबाउट द साइज ऑफ द यूट्रस, एंटीवर्टेड या रिट्रोवर्टेड, इट्स कंसिस्टेंसी एंड मोबिलिटी, टेंडरनेस। ठीक है। ये इन 4-5 चीजों के में से एक चीज भी आपने मिस नहीं करनी, उसका साइट, उसकी एंटीवर्टेड और रिट्रोवर्टेड, नंबर 3 उसकी कंसिस्टेंसी, नंबर 4 मोबिलिटी, नंबर 5 टेंडरनेस। ठीक है। चुप करके ये 5 वर्ड्स एक ही सांस में बोल दो प्लीज, तो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। एंड देन यू विल कमेंट अबाउट द फॉर्निक्स कि फॉर्नेसेस में क्या है, वेदर द फॉर्नेसेस आर क्लियर और यू फाइंड एनी फुलनेस। इफ यू आर कमेंटिंग दैट आई फाइंड एनी फुलनेस और देयर इज फुलनेस इन द राइट फॉर्निक्स या फुलनेस इन बोथ द फॉर्नेसेस, देन ऑब्वियसली फुलनेस कोई ऐसे ही तो फुलनेस नहीं होगी ना, उस जगह पे कुछ होगा जिसके बारे में आपने कमेंट मजीद करना है। फुलनेस बोल के चुप थोड़ी कर जाना है। फुलनेस 2 वजूहात के अलावा तीसरी किसी वजह से नहीं होती। 2 क्या वजूहात है? एक या तो वहां मैस हो सकता है, दूसरा या वहां फ्लूइड होगा। सो इफ देयर इज अ मैस यू हैव टू कमेंट इन डिटेल अबाउट द मैस। उसकी सारी चीजों के बारे में वही बोलोगे कि उसकी साइड, साइज, शेप, सरफेस, कंसिस्टेंसी, वही चीजें जो एब्डोमेन पे बोला। यू कैन नॉट से द सेम फीचर्स एज डिस्कस्ड इन द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। आपने वही सारे फीचर्स दोबारा बोलने। और अगर वहां पे आपको फ्लूइड मिल रहा है फुलनेस पे, तो आप उस पे कह सकते हो कि मे बी बिकॉज ऑफ द फ्लूइड, जो कि एब्डोमेन पे भी आपने बता दिया हुआ है कि शिफ्टिंग डलनेस थी, तो इस वजह से आपको फुलनेस मिल रही है। सो एनी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन यू आर मेंशनिंग इन योर, देखो ये जो हमारा एब्डोमेन और पेल्विस का एग्जामिनेशन है ना, ये बहुत एक्सक्लूसिव है हमसे। इसमें गायनी में आप मिस नहीं कुछ कर सकते। इट शुड बी सो ब्यूटिफुली इलैबोरेटेड के सुनने वाले को आपका डायग्नोसिस, आपकी अप्रोच टुवर्ड्स दैट डिफरेंट थिंग यू आर फाइंडिंग आपको मिल जाए। यानी कि अगर आपको बाय मैनुअल पे यूट्रस का साइज फॉर एग्जांपल बड़ा मिल गया, 10 वीक साइज आपने कह दिया, तो यू जस्ट कैन नॉट से कि यूट्रस इज 10 वीक साइज, एंटीवर्टेड, मोबाइल, नॉन टेंडर और फर्म इनकंसिस्टेंट। आप ऐसे नहीं सिर्फ बात कर सकते, आपने उसकी फिर पूरी बात करनी है। आपने बात करनी है कि यूट्रस इज 10 वीक साइज, तो अब अगर एक ये एब्नॉर्मल ऐसी तो नहीं ना को 10 वीक्स हो जाएगा, या वहाँ फाइब्रॉइड होगा या हमें एडिनोमायोसिस होगा, तो फिर उसके फीचर्स बोलो ना कि इट्स फर्म, इट्स रेगुलर या इट्स हैविंग इरेगुलर बॉर्डर्स। मतलब कुछ तो बताओ कि आपके माइंड में क्या आया कि ये बड़ा है। इसी तरह फॉर्निक्स में अगर फुलनेस आई है तो आपके माइंड में क्या आया कि वहां पे क्या पैथोलॉजी थी जो आपको फुलनेस मिली। एक एबनॉर्मल फाइंडिंग बोल के बात वहीं खत्म नहीं कर देनी ना, उसके फिर मजीद फीचर्स इलेबोरेट करने हैं। ठीक है। तो पेल्विक एग्जामिनेशन इतना खूबसूरत बोलो कि पता लग जाए कि वाकई एक वहां पे गायनोकोलॉजिस्ट ही बैठ के सुन रहे हैं। और इसलिए आपकी अगर आपने कोई नॉर्मल चीज बोली है तो अगला सवाल उनके माइंड में भी आ रहा है, सो व्हाई इज इट लाइक दिस, व्हाई इज द यूट्रस एनलार्ज्ड, व्हाई डू यू फाइंड अ फुलनेस इन द फॉर्निक्स। ठीक है। आपके अगले स्टेटमेंट में ही उनके वाई का जवाब मिल रहा है कि देयर इज अ मास ऑफ साइज दिस 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 ऑन द राइट साइड, और फिर वही साइड साइज शेप, मतलब वो सारी चीज उसी तरह फीचर्स बोल दो तो जबरदस्त। ठीक है। तो एग्जामिनेशन आपका इस तरीके से होना चाहिए। मैथ्स का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं हर क्लास में इस पे बहुत एम्फसाइज करती हूँ। इन्वेस्टिगेशंस बता दें निदा कांगे। जी जी जी। मैम एडिनेक्सल फुलनेस में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये फ्लूइड की वजह से या मैस की वजह से? पता लगता है ना, फ्लूइड तो आपको एज अ होल फ्लूइड। देखो फुलनेस हम कहते हैं किसको है, जब हम फॉर्निक्स पे अपने दोनों फिंगर्स लेके जाते हैं, एक एब्डोमेन से रखा हुआ है, एक हमने फॉर्निक्स में हाथ रखा हुआ है। ठीक है। और हमारी दोनों हाथों की फिंगर्स आपस में ना मिले तो वी कॉल इट फुलनेस। यानी कि उसके बीच में कुछ आ रहा है, या वहां फ्लूइड आएगा या वहां मैस आएगा। जब मैस आएगा तो यू फील अ मैस देयर ना, आपको उसके बॉर्डर्स भी फील होंगे, आपको उसका सारा फीचर्स फील होंगे। इफ देयर इज फ्लूइड इनसाइड देयर तो आपको कोई डिमार्केटेड बॉर्डर्स नहीं मिलेंगे। थैंक यू मैडम अगर फ्लूइड है तो हम उसे फिर अपने वर्ड्स में कैसे बोलेंगे कि देयर इज फुलनेस इन द राइट फॉर्निक्स प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द फ्लूइड प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। ठीक है मैडम। एब्डोमेन पे आप कमेंट कर चुके हो, जब आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बोला था आपका, आप कमेंट कर चुके थे एग्जामिनेशन। देखो आपका जो बाय मैनुअल है ना, दैट एग्जामिनेशन इज डन एंड इज टोल्ड टू रीइंफोर्स द फाइंडिंग्स ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। वी आर वेरी लकी पीपल, हम गायनोकोलॉजिस्ट के पास एक लग्जरी है पेल्विक एग्जामिनेशन की, याद रखना। हम अपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को रिकन्फर्म कर सकते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन से। आई वुड कॉल इट अ लग्जरी। बाकी फील्ड के जो लोग हैं दे डोंट हैव दिस लग्जरी। वो उनको जो एब्डोमेन पे मिल गया उन्होंने उस पे चलना है,
उनको उनके पास वो लग्जरी नहीं है कि वो एक दफा और उस फाइंडिंग को कंफर्म करें, ठीक है। सो योर पेल्विक एग्जामिनेशन इज एक्चुअली डन टू रीइंफोर्स योर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स। And one last thing, ma'am. जी, What about posterior well examination? Posterior. सॉरी, posterior what? Sorry. हाँ, फ्लूइड तो बायलैटरल फुलनेस मिलेगी। सिद्रा इज राइट, फ्लूइड में आपको एक साइड पे नहीं दोनों साइड पे मिलता है। जी, क्या कह रहे हो डॉक्टर? मैडम पोस्टीरियरली हम मतलब इसके लिए यूट्रोसेक्युलर लिगामेंट की पैल्पेशन का भी थोड़ा सा बता दें किस तरह का है। बड़ी रेयर बातें करती हो, मेरी बात सुनो। आई डोंट नो योर नेम, आपके उस पे प्रोफाइल पे डॉक्टर ही लिखा आ रहा है। देखो मेरी बात सुनो, डोंट थिंक अबाउट रेयर थिंग्स, डोंट टॉक अबाउट रेयर थिंग्स, बिकॉज रेयर थिंग्स हैपन वेरी वेरी रेयरली। एंड इन एग्जाम एक रूल, ये इन्वर्टेड कॉमर्स की बातें हैं जो मैं कह रही हूँ। रेयर थिंग्स हैपन रेयरली इन लाइफ एंड रेयर थिंग्स हैपन नेवर इन एग्जाम, ठीक है। इस असूल को बांध लो अपने साथ एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और जिंदगी में भी अपने साथ बांध लो कि रेयर थिंग्स हैपन रेयरली। उन रेयर थिंग्स के बारे में सोचो मत, उन रेयर थिंग्स के बारे में अपने रूल्स ना बदलो, उन रेयर थिंग्स के बारे में अपनी मैनेजमेंट लाइन को ना चेंज करो। You talked about lymphovascular, stuff and all that. We don't talk about it in our normal life, in our clinical practice also. ये आगे की बात है। lymphovascular पे जाके कमेंट करना, we talk about lymph nodes, okay? Talk it in that way. किताबों में लिखा होता है, लेकिन क्योंकि किताबें वो चीजें हैं जिन्होंने हमें हर चीज बतानी है, वो हमारी एक गाइड है। गाइड कैन नॉट मिस एनीथिंग, क्योंकि वो रेयर चीज कभी तो किसी को मिल ही सकती है, तो किताबों ने तो बताना है। बट आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, अगर जिंदगी अच्छी गुजारनी है और आसान गुजारनी है, आपको इन असूलों पे चलना पड़ेगा। व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स एंड बायमैनुअल लिगामेंट? वी आर नॉट एनकाउंटर। देखो, अगर ये एंडोमेट्रियोसिस का भी केस होता तो हम यूट्रोसेक्रल लिगामेंट की बात ना करते बायमैनुअल पे। हाँ, पोस्टीरियर फॉर्निक्स पे कह सकते हो कि नोड्यूल, और वो नोड्यूल आपको कहाँ फील होता है यार, मुझे बताओ, किधर जाके मिलता है? लाखों करोड़ों में शायद किसी एक मरीज में किसी ने कभी फील कर लिया। इवन इफ यू मिस दैट फाइंडिंग व्हाइल टेलिंग एन एग्जाम, nobody is going to do anything to you, right? So don't think about rare things, because rare things never happen in exam. ये बात याद रख। So stay simple. जितनी सिंपल रहोगी, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे, उतने फोकस्ड रहोगे, उतना पास हो जाओगे। इधर उधर के चिबिचों में जाओगे तो यू कैन नेवर, आप फिर सिंपल चीजें मिस कर जाओगे और आप फिर वापस ट्रैक पे आना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैम मतलब एंडोमेट्रियोसिस वाले केस में भी ये यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स का जिक्र ना करें ना? यूट्रोसेक्रल तो लेप्रोस्कोपिक फाइंडिंग है यार। हाँ मैम, लेकिन काफी सारे No. लोग बोलते हैं, नहीं बोले ना, ठीक है। You don't need to. Stay simple. अच्छा मैम, एंडोमेट्रियोसिस में एक टिपिकल अल्ट्रासाउंड में सिर्फ ये पूछना था कि ग्राउंड सही ग्लास कह रही है अपीयरेंस संध्या, होती क्लास में भी आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। जी मतिया। है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है ना एक एंडोमेट्रियोसिस की, तो उसके बाद भी उसमें ट्यूमर मार्कर्स पूछें कि उसकी तो अपनी एक वो भी होती मैं है। आ रही हूँ, इन्वेस्टिगेशंस अभी निदा बताएगी। जी निदा, इन्वेस्टिगेशंस बताएं। Ma'am, first of all, I will do her baseline investigations and specific investigations. In baseline investigations, I will do her complete blood count to check for hemoglobin platelet count and her blood group and RH factor, and her blood sugar random as a baseline, her viral serology for hepatitis B and hepatitis C surface antigen, and her urine complete examination for for biochemistry and microbiology, and then I will do her. Then I will also do her specific investigations. My specific investigations will include her detailed pelvic ultrasound. In pelvic ultrasound, I will look for the exact site size of the mass, and I will also rule out the all other M rules or any B rule present. As on ultrasound there is one thing given that it is a complex cyst, then I will also look for any irregular solid mass, number of the masses, and any papillary structure is present, ascites, and is the mass multilocular or unilocular, and any strong blood flow on Doppler present or not.
Then I will also, depending upon these findings, then I will also I will also order her CT scan abdomen or pelvis to look for any metastasis and to stage the disease. And मैम यही होगा इसका investigations में तो भी tumor markers. I will also order her tumor marker. And मैम अब जैसे अब आपने बताया, जैसे मेरा तो पहले ये कॉन्सेप्ट था कि 40 से मतलब बिलो हमने करवाने होते हैं अल्फा फिटोप्रोटीन, बीटा एचसीजी और CA-125 और LDH. ये कॉन्सेप्ट अभी दोबारा क्लियर कर लो, मैं पहले भी बड़ी क्लासेस में बताया है। अगर आप किसी भी एज ग्रुप में सारे ट्यूमर मार्कर्स मांग लो, यानी कि जैसे कि अभी निदा ने बताया CA-125, बीटा एचसीजी, अल्फा फिटोप्रोटीन, LDH, CA, ये सारे ट्यूमर मार्कर्स भी मांग लो किसी भी एज ग्रुप में, तो भी जस्टिफाइड है, क्योंकि आप कह सकते हो एनी ट्यूमर कैन हैपन इन एनी एज ग्रुप. However, considering the rare incidence of the germ cell tumors in an older age group, तो फिर आप 60 के बाद सिर्फ CA-125 मांग लो. ये हम लोगों ने जब when I was preparing many years back, या हम जब हमारा ग्रुप होता था तैयारी करने वालों का, हम लोगों ने खुद से बात डिसाइड की हुई थी कि बिकॉज अफोर्डेबिलिटी वाइज ये बहुत एक्सपेंसिव बन जाते हैं, तो और रेयर इंसिडेंट्स की वजह से 60 एंड बियॉन्ड में हम सिर्फ CA-125 मांग लेते थे. 20 से लेके 60 ईयर्स तक हम सारे ट्यूमर मार्कर्स मांग लेते थे. 20 से पहले में CA-125 के अलावा सारे मांग लेते थे. I hope you मैम got it. इसमें कोई मतलब एग्जामिनर हमसे रेफरेंस तो नहीं मतलब पूछ सकते कि आप There is किस no reference- reference. इसलिए मैं आपको कह रही हूँ रेफरेंस मेरा अपना मैम ही है. प्लीज दोबारा और- रिपीट कर लें. सिर्फ इसलिए क्योंकि अफोर्डेबिलिटी की वजह से मैं रिपीट कर लेती हूँ. 20 ईयर से पहले यानी टीनेज वगैरह में अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करती है विद कॉम्प्लेक्स सिस्ट एमरूल वाली, तो यू आस्क फॉर ऑल द ट्यूमर मार्कर्स अदर देन CA-125. 20 से लेकर 60 ईयर तक यू आस्क फॉर ऑल द ट्यूमर मार्कर्स इंक्लूडिंग CA-125. Beyond 60, you just ask for CA-125 and no other tumor marker. This is only हम कह लो कि अपनी कन्वीनियंस, अपनी सोसाइटी के हिसाब से, बिकॉज पेशेंट इज नॉन अफोर्डिंग. अगर 62 या 65 में आप उसके अल्फा फिटोप्रोटीन, LDH, CA-125, CA वो सब करा रहे हो, तो वो एक काफी ठीक ठाक एक्सपेंसिव, मेरा ख्याल है 10,000 का तो बन ही जाएगा. Instead of that, beyond 60, you can just ask for CA-125, right? Below 20 to 60, any tumor can happen in these age groups. So आप सारे tumor markers मांगोगे. 20 से कम में you ask for all the tumor markers other than CA-125, because it's very rare below 20 to see any epithelial cell tumor. However, again, histopathology हम इसीलिए करा रहे होते हैं क्योंकि वही बात है कि even tumor markers की sensitivity नहीं है 100%. लेकिन वही बात है कि any tumor can happen. अगर किसी ने यहाँ पर ये रूल बनाना है कि मैं हर एज ग्रुप में हर ट्यूमर मार्कर मांगूंगी, तो वो भी गलत नहीं है. ठीक है? ठीक है मैम. मैडम मेरे 2 क्वेश्चंस हैं. जी मैडम जी. एक तो ये कि जब हमारे पास यूट्रस रिट्रोवर्टेड होता है, तो वहाँ की साइज को अप्रिशिएट करना तो थोड़ा मुश्किल नहीं होता. और दूसरी बात है कि अगर एसाइटिस आ जाती हैं, मे बी कि मतलब कि अगर वो मैसिव भी ना हो, तो वहाँ पे भी यूट्रस के साइज को अप्रिशिएट करना इजी हो जाता है मैडम. हाँ, मतलब मैं ये भी करती एक हूँ. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखो, नंबर 1, अगर सीधी से पेशेंट है, रिट्रोवर्टेड यूट्रस है, साइज पे कमेंट बहुत आराम से हो जाएगा, राइट? उसमें वो नहीं है. हाँ, कुछ केसेस हैं जैसे साइटीज है, बहुत ओबेसिटी है, उसके अंदर इट इज वेरी ऑलवेज डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड, एक अच्छी फाइंडिंग. अल्ट्रासाउंड इसकी पेल्विक एग्जामिनेशन की अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग पे कमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो यस, इट इज डिफिकल्ट. सो कोई बात नहीं, वो एग्जामिनर के लिए भी डिफिकल्ट है. ठीक है? थैंक यू. सो उसमें नहीं टेंशन लेना. सो ठीक है. अच्छा, निदा ने भी बात की. सो ट्यूमर मार्कर्स, तो अच्छा देखो, बात सुनो. ये आपका सिनेरियो एग्जाम में दिया हुआ है. देयर इज ऑलरेडी अ कॉम्प्लेक्स सिस्ट व्हिच इज 5 into 6 सेंटीमीटर. कॉम्प्लेक्स सिस्ट तो मैंने आपको दे ही दी. अल्ट्रासाउंड बहुत प्यारा बोला निदा ने, बिल्कुल उसी तरह कर लेना है. उसके बाद जब आपने अल्ट्रासाउंड के बाद साथ ही आपने ट्यूमर मार्कर्स मांग लेने हैं. फौरन CT पे नहीं जाना. अगर ट्यूमर मार्कर्स ज्यादा होंगे तो CT पे जाना है, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स मैस तो एंडोमेट्रियोसिस में भी होता है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में आपको ट्यूमर मार्कर्स ज्यादा नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट CA-125. उसकी भी एक रेंज होगी. अगर आपको इतने ज्यादा ट्यूमर मार्कर्स हाई मिल रहे हैं तो फिर आप CT की तरफ जाओगे. ठीक है? ठीक है मैम. बिकॉज CT इज अ वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन, और हर एक में हम कराएं क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैस तो आपको मिल ही जाता है. इसके अंदर आपने TB का टेस्ट नहीं कराया.
जी मैम नहीं करवाया मैम। अगर हिस्ट्री पे है पॉइंट्स तो फिर नहीं कराएंगे, लाइक अगर वो हिस्ट्री अगर देखी है। हाँ बिल्कुल गुड। अगर उसकी फर्स्ट डिग्री में या किस फर्स्ट कांटेक्ट में टीबी की हिस्ट्री है, और या उसके अपने अंदर क्रॉनिक कफ की हिस्ट्री है, या उसके अंदर कभी वो खुद टीबी की पेशेंट प्रीवियसली रह चुकी है या एटीटीपी है, फिर आप उसका टीबी का टेस्ट कराओगे। सो इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशंस है मैं क्विकली रिपीट कर देती हूँ। बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस जो सारी निदा ने बोली, उसके बाद जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस है उसके अंदर इसके ट्यूमर मार्कर्स आ जाएंगे। ट्यूमर मार्कर्स के अंदर इसका CA 1 to 5 अल्फा फीटोप्रोटीन, LDH, CEA और सीरम बीटा HCG होगा। और अल्ट्रासाउंड पेल्विस, अल्ट्रासाउंड पेल्विस के अंदर यू विल आस्क फॉर द यूट्रस, साइज ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियल थिकनेस, रेगुलरिटी, endometrial myometrial echo texture, blood flow to the endometrium, any myometrial pathology or any other pathology in the uterus. Then you will ask for the adnexal mass, its size, shape, unilateral or bilateral, its capsule thickness, blood flow on Doppler, septi, thickness of septi, any debrinous fluid in the cyst, and any fluid in the pelvic cavity or any other pathology in the pelvis. ठीक है। और then you will say that my further investigations will depend on my tumor markers report. अगर आपको tumor markers high मिलते हैं, then you will ask for the CT to check for the spread of the disease. ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस में किसी ने कोई सवाल करना हो? चेस्ट एक्सरे, ECG, यार ये जो एनेस्थीसिया की इन्वेस्टिगेशंस है वो ना भी मांगो या ना, बिकॉज हर हॉस्पिटल में आई डोंट थिंक अब मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स में हर मरीज में एक्सरे और ECG होता है। जो एनेस्थीसिया इन्वेस्टिगेशंस है वो उनके लिए रहने दो। मैम इसमें जो सीटी है एक वो एक एब्डोमेन करके। पेल्विस दोनों पूछेंगे? हाँ जी, CT फिर तो अगर दोनों ही होगा ना स्प्रेड ऑफ द डिजीज के लिए। और मैम इसमें जो अच्छा, मैडम, ट्यूबरकुलोसिस एक अगर मुझे पेशेंट की हिस्ट्री पॉजिटिव आ जाती है तो फिर हम जी। टेस्ट क्वांटिफेरॉन टेस्ट कराएंगे हाँ उसका नाम, हाँ, बस यही नाम बोल दें बस। वही बोल दो, या और IGRA टेस्ट बोल दो, वो भी क्वांटिटेटिव है जी। ठीक है। और फिर आप वैसे और भी अच्छा हो जाए फिर आप उसका स्पूटम टेस्ट और वो भी बोल दो, फेरिंग्स वगैरह का। फिर इसके अंदर मैडम TLC भी ज्यादा होगा जी। मैडम ये जो ये जितने भी ये ट्यूमर्स हैं, सिवाय एंडोमेट्रियल में जहाँ पे मैंने MRI को बहुत ऑल्दो कि हमारा टॉपिक एंडोमेट्रियल से नहीं रिलेटेड, वहाँ पे MRI जो है वो ये लोग कह देते हैं ये जितने भी ट्यूमर है वहाँ पे स्प्रेड ऑफ द डिजीज को फाइंड करने के लिए हमें CT करनी है, MRI नहीं करनी मैडम। MRI कब करते हैं और CT कब करते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट नहीं होगा MRI तो सॉफ्ट टिश्यू, तो फिर फेल हो जाओगे। MRI तो सॉफ्ट टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट के लिए तो करते हैं कहाँ ना। देखेंगे सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट, किस ट्यूमर में? सॉफ्ट टिश्यू तो एंडोमेट्रियम के लिए। अच्छा, फिर और CT कहाँ देखेंगे? CT तो मैडम स्प्रेड के लिए देखते हैं और साथ में नोड्स की इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं। ये हाँ, दोनों मुझे बड़ी कंफ्यूज करती हैं। कंफ्यूजन की बात ही नहीं, अभी याद कर लो। एक्सक्यूज मी। CT जो है वो स्प्रेड ऑफ द डिजीज ऑन द सर्फेसेस देखा जाता है। लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट जहां जहां जैसे लिवर सरफेस पे स्प्रेड या ओमेंटम के ऊपर सरफेस पे, ब्लैडर के ऊपर स्प्रेड, वहां पे आप CT करा लोगे। वो कहाँ होता है? वो ओवेरियन मेलिग्नेंसी में होता है। एक्सक्यूज मी। जो सॉफ्ट टिश्यू स्प्रेड है जैसे कि सी एंडोमेट्रियम के अंदर, जो कि हमने माइमेट्रियल इन्वेजन को देखना होता है, और इसी तरह सर्वाइकल, वो उसमें आप MRI करा लोगे। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो आपने एक ही चीज याद रखनी है कि आपने ओवेरियन के लिए आपने CT मांगना है, आपने एंडोमेट्रियम और सर्विक्स के लिए आपने MRI मांगना है, अगर आपको CA का सस्पेशन है। अच्छा मैम, एक और चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि आयोटा का जो रूल है ना उसमें सेप्टास वो इंक्लूड नहीं करता, जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं कि सेप्टास की है, थिकनेस क्या होगी। उसमें है BRM रूल में सेप्टम थिकनेस है 7 mm वाली। वो 7 mm वाली सॉलिड मास जो वो कहता है कि सॉलिड मास हो तो एनी देखो उसके टेबल के अंदर पॉइंट है सेप्टम की थिकनेस का भी। मैडम मैंने याद किए हुए ये है नहीं, तभी मैम वो इस तरह से दिया हुआ है कि इरेगुलर सॉलिड हो विद लार्जेस्ट सॉलिड कंपोनेंट ऑफ लेस देन हाँ सॉलिड कंपोनेंट के बारे में अच्छा, लिखा हुआ है कि सॉलिड कंपोनेंट लेस देन 7 खैर mm या साथ ही सॉलिड निकाल कंपोनेंट। लेते हैं। जी मैम, वो ये आप प्लीज और सुना। मैडम ये अल्ट्रासाउंड पेल्विस में मैडम आपने यही बताया ना कि साइज, एंडोमेट्रियल थिकनेस, इट्स रेगुलरिटी, मायोमेट्रियल इको टेक्सचर, जी मायोमेट्रियल पैथोलॉजी, और फिर साइज, शेप, कैप्सूल थिकनेस ऑफ द सेप्टा, डिब्रिस इन द सेल्स और एनी पेल्विक कैविटी पैथोलॉजी, ये फिर अलग से मांगूंगी ना। ऐसे एक तरफ से शुरू करोगे ना। हाँ ठीक है बिल्कुल मैम। ठीक कह रहे हो, यू आर राइट मदिया के लार्जेस्ट सॉलिड कंपोनेंट है और वो पेपिलरी स्ट्रक्चर है। जी मैम। बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपने वो नहीं मांगना।
आपने सिर्फ जी और एम्पूल की बात करी जी है। मैम, और मैम? फिर जो है वो इंटरनल सेप्टेशन, तो फिर ये कोई कॉम्प्लेक्स फीचर होगी भी नहीं, क्योंकि सेप्टी तो आपको अदरवाइज भी मिल जाते हैं सिंपल सिस्ट में भी। सही कह यस मैम, ये मैं यही बोलना चाह रही थी। गुड। मैम मैम, ये जो आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया था, हमने अल्ट्रासाउंड पे क्या क्या मांगना है मैम, ये जरा याद कर लो 2-3 चीजें ना, याद कर लो। पेल्विक एग्जामिनेशन में क्या बोलना है, एब्डोमेन में क्या बोलना है, गायनी के, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो गायनी का एग्जामिनेशन है ना वो इतना एक्सक्लूसिव है हमसे कि हम उसको जितना ब्यूटीफुली बोलेंगे उतना ही वो आपको इसी तरह अल्ट्रासाउंड पेल्विस वो भी इतना हमें अच्छा आउट हुआ बाप, तो वो तो बोला ही है। ठीक है, सो गुड। जल्दी से मैनेजमेंट बता दे, निता फिर क्लास अच्छा का मैम, थोड़ा ये कर बस लेते मैं हैं। लास्ट यही बोलूंगी कि कॉम्प्लेक्स का मतलब यही है ना कि इन एम फीचर में से कोई भी एक एम फीचर हो तो ही ऐसे ही हम है करें। जी जी, मैम, बिल्कुल। ओके। अच्छा निता बताओ, जल्दी से मैनेजमेंट बोल दे। Ma'am, first of all, I will counsel the patient regarding the most probable diagnosis and then need of admission, and then further management in the form of surgery and any need of chemotherapy or radiotherapy after the surgery. It will depend पहले बोलो upon कि आई the. वुड लाइक टू कंप्लीट माई इन्वेस्टिगेशंस। फॉर Okay. एग्जांपल इसका CA 1 to 5 2400 है, अब बताओ। Yes, ma'am. Ma'am, as I will क्या पता counsel ना the ही patient. होता, मैं कहती कि इसका ट्यूमर CA 1 to 5 सिर्फ 45 है, एंडोमेट्रियोसिस ही बन जाता, फिर डिफरेंट हो जाती ना अप्रोच। जी मैम, first of all, I will complete her investigations, and then as her CA 125 is markedly raised, then I will involve the multidisciplinary team that will involve senior gynecologist, oncologist, and anesthetist, and I will counsel the patient regarding the most probable diagnosis that she is having ovarian carcinoma, and she need admission and the treatment in the form of surgery, and then the final report of histopathology and the perioperative findings will further decide her chemotherapy and the duration for the chemotherapy. Then I will optimize the labs of the patient. I will admit the patient, take her anesthesia evaluation, and I will prepare the patient for the laparotomy. Then after shifting the patient in OT and after anesthesia, I will open the abdomen with the ma'am, इसमें midline इंसिजन नहीं देंगे, with the midline, हम देख लेते हैं। with the midline incision, and then I will look for the then I will do the detail per operative examination of the abdomen and the pelvis. I will remove all the tumor mass visible to the naked eye, and I will do her optimum debulking, and I will also take peritoneal fluid for the cytology, and I will check for the tumor mass that either its capsule is intact or not, and then I will also take her omental biopsy, and any visible mass or malignant disease will be removed. Maximum abdominal clearance will be done, and as मैम इसमें फिर साथ ही बता दें कि as our family is complete, और तो मैम अच्छा इसकी देखिए, हम बात यू नो थिंग्स, आपको चीजें सारी पता है, आप ठीक बता रहे हो। ये उसी तरह ही आपका वही चल रहा है जैसे आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन थी कि यू विल पास द स्टेशन, बट एक चीज याद रखना, यू शुड नॉट ओनली पास द स्टेशन, आपने उस स्टेशन को बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन लेके पास करके जाना है, क्योंकि आगे क्या होने वाला है, अगले स्टेशन क्या आने वाले हैं, यू डोंट नो। दिस टाइप ऑफ स्टेशन इज कंपैरेटिवली अ सिंपलर स्टेशन इज इन एग्जाम, ये बात भी मेरी याद रखो, क्योंकि ये वो लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले एक जमाना था कि जब 1 घंटा इसी बात पे इसी स्टेशन पे ही बात होती थी, अब इस पे 10 मिनट में बात होगी। सो इट इज दैट इम्पोर्टेंट। इसको तो इतना जबरदस्त, अब जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ चीजें गायनी में जैसे एग्जामिनेशन इतना खूबसूरत बोलो, अल्ट्रासाउंड इतना, क्योंकि वो तो बोलना है ही, आधा पेपर जिसे कहते हैं ना आउट है और वो सवाल आना ही है, तो ये तो आना ही है सवाल, ये तो आपको पता ही इसकी तैयारी होनी चाहिए। इसी तरह सर्जरी की तैयारी, सर्जरी आपने उसी तरह इतनी खूबसूरत बोलो कि सुनने वाले को मजा ही आ जाए कि आप कर क्या रहे हो।
इसमें तो मैंने आपको कंफ्यूजन ही नहीं छोड़ी कि इट्स अ मैलिग्नेंट मास, राइट? तो इसके अंदर तो बड़ी क्लैरिटी है कि इट्स अ मैलिग्नेंट मास। सो यस, आपका जहां तक आपने पेशेंट ओटी में शिफ्ट किया वहां तक की तैयारी तो अच्छी थी। उसके बाद जब आपने कर दिया एंड यू हैव गिवन एनेस्थीसिया एंड यू हैव डन ईयूए और पेन ब्रेक के बाद व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ व्हाट्स जस्ट, अगर मिडलाइन देनी है तो फिर इंफ्राअम्बिलिकल मिडलाइन बोल दो ना। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। आई डोंट माइंड अबाउट मिडलाइन, आपका एक सीए के पेशेंट को करने जा रहे हो, आई एम ओके विद द मिडलाइन, आप उसकी इंफ्राअम्बिलिकल मिडलाइन बोलो एंड देन यू आर डूइंग द, जैसे ही एब्डोमेन खुला है इंस्पेक्शन के बाद तो हम उसकी वॉशिंग्स नहीं ले सकते। हाथ लगाने से पहले ही, हमने उसको ब्लीड कराने से पहले, कुछ भी करने से पहले ही उसकी हमने पेरिटोनियल फ्लूइड या पेरिटोनियल वॉशिंग्स लेनी है, राइट? सो योर स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप मैटर्स। और अगर आप उसमें गलती कर रहे हो तो आप सोच लो आप पेशेंट पे गलती कर रहे हो। अगर आपने उसकी फाइंडिंग्स देखने के बाद और डीबल्किंग के बाद वॉशिंग्स ले रहे हो तो यू हैव एक्चुअली मिस्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन हर स्टेजिंग, ठीक है? तो एग्जामिनर चीज को ठीक ठाक माइंड भी कर सकते हैं। सो यू कैन नॉट मिस एनीथिंग इन दिस पेशेंट। हर मरीज अपने हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट है। सो यू व्हेन यू हैव ओपन द पेरिटोनियल कैविटी यू टेक द वॉशिंग्स और यू टेक द पेरिटोनियल फ्लूइड, देन यू विल डू अ कंप्लीट इंस्पेक्शन। देन बार बार कहती हूँ एग्जाम में अपने लिए जिंदगी आसान रखो। अगर एग्जामिनर ने आपको कोई स्टेज नहीं दी तो उसको खुद से एक लोकलाइज डिजीज रखो, उसको बहुत बढ़ा के ना बोलो। आप कहो कि आई एम डूइंग द इंस्पेक्शन ऑफ द मास व्हिच इज लोकेटेड ऑन वन साइड, जो कि इतना बड़ा है, ये शेप, सरफेस, यूनिलैटरल, बायलैटरल, उन सारी चीजों पे आप कमेंट करोगे जो आप थ्रू आउट बोलते आ रहे हो। ये चीज आप छठी दफा भी बोलोगे ना तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी सारी स्टेजिंग कर रहे हैं। सो वो सारा करके देन यू विल से her family is already complete and I had already discussed with her the management. I'll do the clearance surgery, आप hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy करोगे, you'll do the infracolicomantectomy, you'll take the biopsies, you'll observe the undersurface of the liver, you'll palpate the lymph nodes, you'll observe the bladder, peritoneum and वो सारी चीजें आप करके and then you'll come out। और फिर आप कहोगे कि ये जी लिमिटेड सी डिजीज थी जो यूनिलैटरल, जो कि सारी क्लियरेंस हो गई। उसके बाद ऑन्कोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करूंगी इफ नीडेड तो वो करेंगे, वरना 1A1 स्टेज डिजीज थी एंड दैट इज इट, ठीक है? मैं अपनी तरफ से उसको बड़ा आसान स्टेज, अगर एग्जामिनर ओके कहे कि नहीं इसका स्प्रेड मोमेंटम में भी था, इसका पेरिटोनियल वॉशिंग्स भी पॉजिटिव आ गई, तो फिर यस ऑन्कोलॉजिस्ट, फिर इसका मतलब एग्जामिनर वांट्स टू डिस्कस अबाउट द कीमोथेरेपी, जिसके कम ही चांस रह जाते हैं। क्योंकि 10 मिनट में वो अगर आपका मरीज ठीक आप करके भेज रहे हो घर पे तो इस स्टेशन में यू विल गेट इवन वेरी गुड मार्क्स अगर आप ये 2-4 चीजें अच्छी बोल दो। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स अच्छी बोल दो, पहले तो पेल्विक एग्जामिनेशन अच्छा बोल दो, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स अच्छी बोल दो, उसके बाद सर्जरी अच्छी बोल दो, तो यू विल गेट 70% एटलीस्ट। मैम उसका मतलब जो मैम पेरिटोनियल ट्यूबो वॉशिंग्स है वो पहले लेनी है हमने, मतलब उसकी जाहिर है, हैंडलिंग से पहले। ऑब्वियसली, बिल्कुल। ठीक मैम ठीक। आप थोड़ा सा ट्यूबो ओवेरियन मास के बारे में भी थोड़ा कर लें, इप्सिस और इसका रह गया हाँ, वो कैसे गुड, प्रेजेंट, जल्दी से वो भी बता देती हूँ, 5 मिनट ही रह गए हमारी मीटिंग में। मैम उसके साइन और सिम्टम्स कैसे प्रेजेंट करेगा, मैं अल्ट्रासाउंड पे बताती कैसे हूँ, होगी? अगर ट्यूबोवेरियन एब्सेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री, पेशेंट विल look sick, patient will present with pain, she will present with fever, 100 degrees fever कम से कम ऑफ एंड ऑन उसे रह रहा होगा, उसकी पेन नहीं जाती होगी, she will come with recurring UTI, she will have उसकी एक जिंदगी अजीब सेप्टिक सी मिजरेबल सी, pelvic abscess is not a good thing। however वो पेशेंट की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होगी, फीवर हो सकती है, पेन हो सकती है, and when you are doing her examination obviously other than the general physical and all, जब आप उसका एग्जामिनेशन में जरूर आप उसके चेंज ऑफ कलर ऑफ स्किन की बात करोगे ओवर द mass and the rest of the abdomen की skin, and then you'll talk about the change of temperature over the mass as compared to the other skin areas, और उसके अलावा आप उसकी टेंडरनेस, और वो एक फिक्स्ड सा मैस होगा, इट विल नॉट बी मोबाइल मैस। फिर जब आप उसका बायोमैनुअल एग्जामिनेशन करोगे तो बेइंतहा टेंडरनेस उसको होगी, इट विल अगेन बी अ फिक्स्ड मैस, ठीक है? तो ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आपको TLC ज्यादा मिल सकता है, आपको उसके ट्यूमर मार्कर ज्यादा नहीं मिलेंगे, CA 1 to 5 कुछ ज्यादा मिल सकता है बट इतना हाई नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन में उसकी बिल्कुल वही फीचर्स होंगे जैसे M रूल के होते हैं या किसी CA वाले पेशेंट या CA वाले के रूल के होते हैं। यहाँ पर एक जो ओवरलैपिंग चीज होती है, ट्यूबोवेरियन एब्सेस में मोस्टली आपको फ्लूइड नहीं मिलता एब्डोमेन में, एसाइटिस नहीं होती,
सीए के अंदर आपको एसाइटिस मिलती है। एक कंफ्यूजिंग जो चीज होती है, जो ओवरलैपिंग फीचर्स होते हैं टीबी वाले मैस के वर्सेस सीए के मैस के। जो टीबी वाला मैस है इट प्रेजेंट्स अगेन एक एसिम्प्टोमेटिक सा मैस होता है, जैसे सी ओवरी का मैस हो। जब आपको स्कैन के ऊपर एग्जामिनेशन के ऊपर एट टाइम्स इट इज नॉट टेंडर बिकॉज ये ट्यूबरक्लोसिस वाला मैस है। नंबर 3, आपको एग्जामिनेशन पे इसमें भी फ्लूइड मिल सकता है, आपको सीए में भी फ्लूइड मिलेगा। जब आप बायमैनुअल करोगे अगेन इसमें जरूरी नहीं कि टेंडरनेस हो भी सकती है, बट अगेन वो कोई इतना स्पेसिफिक फीचर नहीं हो जाता। सीए के अंदर भी आपको इसी तरह नॉन टेंडर सा मैस मिलता है। इसी तरह आपको पेल्विक एग्जामिनेशन में टीबी में साइटिक फ्लूइड मिल सकता है, जो कि आपको सीए में भी मिल सकता है। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आपको टीबी के अंदर CA 1 to 5 हजारों में मिल सकता है, जो कि आपको सीए में भी मिल सकता है। आपको फिर आप सीटी कराते हो, सीटी के अंदर भी आपको टीबी के अंदर वही फाइंडिंग्स मिलती है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि टीबी फैला होता है डिफरेंट ऑर्गन की सर्फेसेस पे। ट्यूबरकुलोमास बने होते हैं जो कि सीटी पे वैसे ही मिलते हैं जैसे आपको सीटी पे इसमें मिलते हैं सीए के अंदर। ये कंफ्यूजिंग चीज हो जाती है। इसके अंदर जो डिफरेंशिएट करता है वो आपका IGRA टेस्ट है, जो कि इम्यूनो ऐसे टेस्ट है, क्वांटिटेटिव टेस्ट है फॉर द ट्यूबरकुलोसिस, और 97% सेंसिटिविटी है इसकी, डायग्नोस्टिक है। सीए के अंदर आपको ये टेस्ट नेगेटिव मिलेगा। नंबर 2, आप पिछले कुछ सालों से एक्चुअली जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं दे टेंड टू टेक द एसाइटिक फ्लूइड इन अ सीए पेशेंट ऑफ ओवरी, जिसके अंदर वो इफ दे आर एबल to get more than 1000 ml of ascitic fluid through a tap, they are able to find out exactly the type of tumor present as well. Not only कि उसमें malignant cells मिलेंगे, बल्कि उसमें type of tumor भी वो पता कर लेते हैं, जिससे कि वो targeted chemotherapy start कर सकते हैं, adjuvant chemotherapy जिसको कहते हैं, which is given before the surgery. So TB के अंदर you don't find any malignant cells in the peritoneal fluid. Instead you find the neutrophils और वो जो इसके lymphocytes वगैरह, and you don't find the malignant cells. So this is how you differentiate between the two. Unfortunately ये दोनों चीजों की मैनेजमेंट एक दूसरे से बिल्कुल फर्क है। टीबी वाले मरीज में आप कीमो देते हो ना आप सर्जरी करते हो, जी, मेरे ड्रग्स में, हाँ। So these two things go absolutely the opposite in the opposite direction, and so these two things are actually very ओवरलैपिंग, वेरी कंफ्यूजिंग। और ये पास फेल वाली बात हो जाती है कि उधर मरीज टीबी का है और इधर आप उसको दे रहे हो, उसकी आप सर्जरी के लिए लेके जा रहे हो, ओटी में ले जाके अगर ओपन कर लो और अंदर से मरीज टीबी का निकले तो उससे बड़ा ब्लंडर हो सकता है सबसे दुनिया में। ब्लंडर ये नहीं कि होते नहीं है, बहुत बड़े बड़े सर्जन, बड़े बड़े डॉक्टरों से भी खुदा ना खास्ता ऐसे हो सकता है कि आप थिएटर में ले गए मरीज टीबी का निकल गया। लेकिन इसकी करेक्ट इवैल्यूएशन इज इम्पोर्टेंट, राइट? यू शुड नॉट मिस एनीथिंग इन द वैल्यूएशन। अगेन देखो, हमारे पास कोई भी चीज 100% नहीं है, बट द करेक्ट इवैल्यूएशन इज सो इम्पोर्टेंट कि ये इसको आप इस तरीके से ले जाके फिर इसको। और मैम ये ट्यूबोमास तो पीआईडी वाला भी हो सकता है ना? पीआईडी वाला भी हो सकता है। पीआईडी के वाला अंदर भी। आपको ट्यूमर मार्कर्स उतने हाई नहीं मिलेंगे, सीटी वैसा नहीं मिलता। मैम और मैम इसकी मैनेजमेंट फिर क्या करें ट्यूबोवेरियन मास की, एब्सिस की, अगर वो जो है वो नॉन टीबी वाला हो तो? नॉन टीबी वाला अगर एब्सेस है तो फिर वो तो सर्जिकल ड्रेनेज भी उसके अंदर होती है। मैम ये थोड़ा मुझे थोड़ा क्लियर कर दे प्लीज। एसिटिक फ्लूइड की आपने बात की है ना थ्रू टैप के जरिए, तो ये अपडेट नहीं करेगा ट्यूमर की? मैडम ये जो एसिटिक फ्लूइड की आपने बात की है ना थ्रू टैप के जरिए, तो हमें तो ये नहीं पता कि ये कौन सा स्टेज 1 है या स्टेज 2 है। तो स्टेज 1 में अगर ये एसिटिक, अगर स्टेज 2 का ट्यूमर है और उसमें मैं एसिटिक फ्लूइड टैप करती हूँ तो वो ट्यूमर की जो स्टेजिंग है उसको ये जो एसाइटिक फ्लूइड टैप है ना सानिया, एसाइटिक फ्लूइड टैप मैं कह रही हूँ, इफ दे आर एबल टू गेट 1000 ml ऑफ फ्लूइड, 1000 ml का मतलब है 1 लीटर फ्लूइड इन द एब्डोमेन, वो बहुत मैसिव एसाइटिस होती है। मैसिव एसाइटिस होती है स्टेज 3-4 में, ठीक है। और वो जो टैप है, पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले टैप वाज स्ट्रिक्टली सेड टू बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ पेशेंट ऑफ सीए। अब जो है, जो लेटेस्ट जितनी भी स्टडीज है, इट्स बीइंग प्रैक्टिस्ड आल्सो इन शौकत खानम इन पाकिस्तान एज वेल, के दे डू द टैप इन अ मैसिव एसाइटिस वाला पेशेंट, एंड if they are able to get 1 liter of fluid or more, it's easier for them to treat the patient, ठीक है। और if it is a tuberculosis वाला मरीज और उसमें वो टैप हो तो वो भी डायग्नोसिस हो जाता है। So massive ascites में yes, you can do it. मैडम हम जब इसकी स्पीकिंग लेप्रोटमी करते हैं, सबसे पहले पेरिटोनियल वॉशिंग लेते हैं, फिर हम सर्जरी करेंगे जो THBS हो, फिर हम सैंपलिंग लेते हैं
और मेंटल बायोप्सी लिली पेरिटोनियम और बाकी जी हमने जो मेंटल इंफ्राकोलेकोमेंटेक्टमी में दिया ने कुछ कहना था। मैम मैंने पूछना है कि डॉक्टर मारिया मैम बात कर जी मैम मैम। प्लीज थोड़ा ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस का ही मैं बोल रही हूँ ठीक है क्योंकि आज मदिया का पहले वही मारिया टॉपिक की था। बात सुन ले, एक सेकंड सॉरी जी ओके ओके मारिया। जी मैम, इसके अंदर मैंने पूछना है अगर कोई पेशेंट ऐसी है वे नॉट श्योर कि टीबी है या सी ओवरी या कुछ हमें सस्पिशन है मैस का, तो क्या हम सीटी गाइडेड बायोप्सी बिफोर मेन सर्जरी हम कर सकते हैं मैस की? नहीं, वी डोंट ठीक डू है। इट। इसकी वजह ये है कि if the capsule is not ruptured and you do the CT guided biopsy of the mass, you'll rupture the capsule, and if the capsule is ruptured, you'll change the stage of the disease. तो अगर मैडम एसाइटिस है ऑलरेडी, हमें एसाइटिक फ्लूइड में नहीं कोई मैलिग्नेंट सेल्स मिलते, फिर फिर हम हम नहीं सीटी करेंगे। We गाइडेड leave this matter to the oncologist. Oncologists don't advise CT guided biopsy in C ovary yet. They only advise the tap in the patient, and only if you are able to get 1000 ml of fluid in ठीक the है। cytic tap. Otherwise वो उनके किसी काम का नहीं होता। फिर मैम तो अब थोड़ा इसकी जैसे जी मैम सानिया थोड़ा ने ये मैंने बात मेंशन की थी कि वो डिजीज स्प्रेड हो जाएगी, यू हैव टू बी, जी आपको ये चीज देखना होता है कि आप 1 लीटर फ्लूइड, क्योंकि वो 1 लीटर वाला फ्लूइड मांगते हैं टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ ट्यूमर, एंड इफ दे आर ठीक है। एबल टू फाइंड द टाइप देन इट्स इजियर फॉर देम टू स्टार्ट द कीमोथेरेपी बिफोर द सर्जरी। तो लेकिन अगर 1 लीटर फ्लूइड नहीं निकल सकता तो फिर आप उसको इंटरवेंशन नहीं करोगे। जी ठीक है। और मैडम इसके अंदर मैम जो इसके थोड़े आर मैनेजमेंट में आ जाए थोड़ा चलो सा। आखिरी बात सुन ले मारिया की। जी मैडम मेरी ये लास्ट सिर्फ बात है जो कि मैंने यार बड़ी संभाल के रखी है। एक एक करके मैडम मैं ये सब जो कुछ पूछूंगी। हाँ सानिया। अच्छा मैडम, ये जो हम स्टेजिंग लेप्रोटमी करते हैं तो जहाँ पे फर्टिलिटी स्पेयरिंग प्रोसीजर्स होते हैं, तो जैसे स्टेजिंग लेप्रोटमी के हमारे पास एक स्टेप होता है कि आप TH प्लस BSO कर लें, तो फर्टिलिटी स्पेयरिंग में फिर वो हम जब कहते हैं, जैसे मैं एग्जामिनर को कहूंगी कि मैडम आई विल प्रोसीड टू स्टेजिंग लेप्रोटमी, मतलब किसी ना किसी तरीके से, तो अगर 1B है या 1A है, जैसे डिसजर्मिनोमा 1B तक हम हाँ फर्टिलिटी स्पेयरिंग कर सकते हैं, तो मैडम तो वहां पे तो हम TH प्लस BSO तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, तो फिर उसको मैं कैसे, वो तो एक स्टेप है स्टेजिंग लेप्रोटमी का, तो फिर उसको मैं कैसे स्टेजिंग लेप्रोटमी कहूंगी, उसको तो फिर मैं नहीं कह सकती हूँ नहीं, ना। वो स्टेजिंग लेप्रोटमी, अच्छा मैं आपको बताती हूँ। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है डीबल्किंग, एक होती है स्टेजिंग लेप्रोटमी। जो तो फर्टिलिटी स्पेयरिंग है ना, उसके अंदर आप डीबल्किंग कर रहे हो और स्टेजिंग भी कर रहे हो, ये इस साइड वाली, सॉरी। अच्छा उसके अंदर आप जो फर्टिलिटी स्पेयरिंग है, फर्टिलिटी स्पेयरिंग होती ही सिर्फ एक स्टेज में, वो है 1A1 स्टेज, ठीक है। उससे उसके बियॉन्ड फर्टिलिटी स्पेयर, उसके बियॉन्ड इट्स नॉट रिकमेंडेड दैट यू डू द फर्टिलिटी स्पेयरिंग थिंग, ठीक है। 1A1 के अंदर जो फर्टिलिटी स्पेयरिंग आप करते हो, उस साइड की फ्रेक्टमी कर देते हो, दूसरी साइड की रहने देते हो, पेशेंट से कहते हो फैमिली कंप्लीट करे विद fertility sparing surgery which is the debulking. Actually you do the staging as well. Staging का मतलब क्या होता है? Staging का मतलब ये होता है कि आप उसकी साथ साथ बायोप्सीज ले रहे हो, मेंटल बायोप्सी भी ले रहे हो, आप उसके साथ उसकी बाकी लिम्फ नोड्स भी ले रहे हो बायोप्सी इफ नीडेड, और वो सारा कुछ। लेकिन 1A1 तो आपने लेबल ही तब किया ना जब वो थी 1A1 स्टेज ग्रॉस लुक में, एंड देन यू डिड द स्टेजिंग ऑल्सो। क्लियरेंस सर्जरी के अंदर, जिसके अंदर आप कंप्लीट रिमूवल करते हो, दैट्स नॉट ऑफ कोर्स द फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी। सो फर्टिलिटी स्पेयरिंग इज डन ओनली इन 1A1 स्टेज ऑफ सी ओवरी, जिसके अंदर फिर आप लेटर ऑन पेशेंट से कहते हो कि अपनी फर्टिलिटी पूरी कर ले, उसके बाद फैमिली वंस द फैमिली इज कंप्लीट देन यू गो अहेड विद द क्लियरेंस सर्जरी, और फिर उसके बाद कीमोथेरेपी वगैरह। एग्जामिनर को मैं ये डिबल्किंग सर्जरी कहूंगी या क्या कहूंगी? वर्ड तो मैं स्टेजिंग का यूज करूंगी। स्टेजिंग, वर्ड स्टेजिंग ही यूज होगा क्योंकि इट इज अ स्टेजिंग लेप्रोटमी विद रिमूवल ऑफ विद ओफ्रेक्टमी उस साइड की। ओके मैडम, थैंक ओके यू। मैम अभी ये थोड़ा बतिया एब्सिस का का पूछ मुझे लिया। बता दें। हाँ, जी बतिया मैम का मेरा जानने रह में गया देर क्योंकि आज जो टॉपिक था वो तो चलो था बोलो ही। बोलो शाबाश, सवाल पूछो। मैम ये कोई नहीं अगर रहेगा ट्यूबो कोई ओवेरियन, नहीं। जी मैम अगर ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस है और बायलेटरल है, अब ये एक यंग सी पेशेंट है तो उसमें हम इंसिशन और ड्रेनेज ही करेंगे ना, मतलब ड्रेनेज वॉश ऐसा ही है। करके देखो जो एब्डोमिनल। करेक्ट, बायलैटरल यू डू एनकाउंटर बायलैटरल ट्यूबोवेरियन एब्सेसेस, स्पेशली इन पेशेंट्स। कुछ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं आफ्टर हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राम, बिकॉज एट इन some places also it's done, it's everywhere actually, हर अच्छे से अच्छे अस्पताल में भी it's done in an unsterilized condition.
अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत लो है और अनस्टरलाइज्ड कंडीशन में एक्सरे डिपार्टमेंट में HSG हो रहा है, यू इनकाउंटर द बायलैटरल ट्यूब ओवेरियन एब्सेसिस, उसके अंदर आप लेप्रोस्कोपिकली करो या ओपन करो, आप बहुत ज्यादा हैंडलिंग नहीं करते हो, आप ड्रेनेज करते हो एंड देन यू पुट इन द ड्रेन्स, यू गिव वेरी हाई डोज एंटीबायोटिक्स, यू फॉलो विद द स्कैन्स, तो उस तरीके से ट्रीट करते हैं। और जी मैम सर, अगर हाँ जी। फर्टिलिटी उसकी कंप्लीट हो चुकी हो तो एक टॉग आर्टिकल में लिखा था कि आप सेल्पेंजोओफ्रेक्टमी की तरफ जाएंगे, तो मैम वो कब करते ओफरेक्टमी हैं? जी कर देते हैं सेल्पेंज तो बिल्कुल, दोनों साइड्स if की you are मैम? able to do it, because abscesses में at times it's so widespread कि you are not able to completely मैम remove जी मैम tubes and एग्जाम के ovaries. लिहाज से पूछ If रहे हैं you कि are वो able कब to do बोले it, then it's always better to do tube ovarian removal. बायलेटरल सेल्पेंजोओफ्रेक्टमी मैम दोनों? इवन देखो फैमिली कंप्लीट भी है तो उसके अंदर हिस्टेक्टमी विद BSO भी रिकमेंडेड है, बट इस तरह के केस में एंडिंग अप इन अ गट इंजरी, it's really bad. जी मैम। Instead you drain the abscesses, you do give very high antibiotic covers, then you can follow her later on. If needed, you can do the resurgery and the clearance, but mostly it's not needed. जितना आप clearance कर सकते हो, maybe oophorectomy या bilateral salpingo-oophorectomies, वो आप कर दो, because लेकिन अगर family complete है और इतने massive abscesses हैं and you are able to remove the uterus also, even you can remove the uterus and bilateral tube ओके ovarian मैम, और अगर masses. सिर्फ यूनिलेटरल है और यंग है वो तो फर्टिलिटी? यूनिलैटरल ट्यूब ओवेरियन साइड छोड़ो, हटाओगे, रिमूव अच्छा करोगे। मैम, मतलब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि हम ड्रेनेज का कब बोलें और कब कहें कि सेल्पेंजोओफ्रेक्टमी आप करेंगे, ड्रेनेज ही मतलब ये कोई बोलो, है? आप ड्रेनेज ही अच्छा बोलो, बिकॉज इतने मैसिव एब्सेसेस में बेस्ट मैनेजमेंट कर इज नहीं सकते। ड्रेनेज एंड हाई ओके एंटीबायोटिक कवर एंड फॉलो हर अकॉर्डिंगली। इंट्राऑपरेटिवली इफ पॉसिबल यू कैन रिमूव द ओवरीज। जी सनिया। ओके मैम, मैम ऐसे ही बोल देना मतलब एग्जाम में भी। बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू। जी सनिया। एक साइमा सवाल, यस मैम। जी। मैम एक है मोबाइल सिस्टिक कॉम्प्लेक्स ओवेरियन मास है ऑफ अबाउट 13 into 8 centimeter है और doesn't seem malignant, can be removed laparoscopically? Yes, of course. Even if it is malignant, ये जो सारी मैं आपको staging कह रही हूँ, it's being done laparoscopically now. ठीक है? What are the threats during the surgery? मतलब क्या हो सकता है complications? Spread ना हो ना, spillage ना हो. If you are able not to let it spill, it depends upon the skills. कुछ लोग endo bag में डाल के इसकी excision करते हैं mass की, तो फिर spillage नहीं होता laparoscopically. So yes, you can, at times there is a dermoid, you can very easily do it laparoscopically. बहुत अच्छा हो जाता है. मैम डर्मोइड का क्या कोई डर्मोइड का size थोड़ा सा है? बता दें कि Dermoid साइज क्या हो? सर्जिकल है जी, डर्मोइड का मैडम किस साइज में हम वो लेप्रोस्कोपिकली रिमूव हर कर सकते साइज में कर सकते हैं. It depends on the अच्छा। scales. और मैम डर्मोइड का रिमूव ही करना है, उसकी कोई भी जी, साइज हो, अगर 5 जाएगी। सेंटीमीटर से कम हो तो तो भी remove रिमूव करेंगे? करना है. 2 सेंटीमीटर भी हो तो उसकी ट्रीटमेंट सर्जिकली है. ओके मैम, और मैम हेमरेजिक सिस्ट हो उसका क्या करें? हेमरेजिक तो यार सिंपल सिस्ट है ना, छोड़ देते हैं ना, फॉलो ही करते हैं ना कंजर्वेटिवली? सही है जी मैम, जैसे ओके सिंपल सिस्ट को करते हैं. ठीक है, थैंक यू। मैडम सोनिया का लास्ट एंडोमेट्रियोटिक क्वेश्चन. सिस्ट, हाँ, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को एंडोमेट्रियोटिक तो एक कंप्लीट डिस्कशन है. वो ट्यूब ओवेरियन में अब जो रह गया वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. मेरा ख्याल है आप लोगों ने जी बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए. वी हैव कवर्ड अ लॉट टुडे. मैडम एक और मैम, क्वेश्चन है मेरा लास्ट कि जी जो मैम. मैम अभी एंडोमेट्रियोटिक जो सिस्ट आपने का थोड़ा केस सा दिया बता एक देते था मिनट ना क्या दिया होता है? जी, एक मिनट मारिया कुछ कह रही थी जी. मैडम, ये जो आपने सिनेरियो दिया था इसकी मैनेजमेंट में आपने 2000 के अराउंड CA 1 to 5 दिया, तो इसके अंदर डू वी मेंशन इन मैनेजमेंट कि वी विल कैलकुलेट RMI? नहीं, ये RMI mention अपने पोस्ट मेनोपॉजल के लिए रखना है. RMI तो अच्छा, पोस्ट मेनोपॉजल में होगा। ठीक है, हम्म. ठीक है, मैम मैं थैंक यू कहने लगी थी कि नेक्स्ट प्लीज एंडोमेट्रियोमा एंडोमेट्रियोसिस मतलब ये रख लें नेक्स्ट टॉपिक। जो रह गया ट्यूब ओवेरियन में वो रख लेंगे. सानिया का बड़ी देर से हैंड रेज है. अस्सलाम वालेकुम मैम. अस्सलाम वालेकुम जी. मैडम मैंने ये पूछना था कि न्यू एडजवेंट कीमोथेरेपी अगर हम देते हैं तो हमने किस स्टेज ऑफ ट्यूमर से स्टार्ट करनी होती है? मतलब स्टेज 2 से हम कर सकते हैं या देखो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑन्कोलॉजिकल अप्रोच. एक्चुअली ये वही डिसाइड करते हैं, बट यस स्टेज 2 ऑनवर्ड्स और न्यू एडजवेंट की बात आप 3 ऑनवर्ड्स कर दो. स्टेज स्टेज 3 से कहते हैं तो जी मैम, जी. स्टेज 3 बहुत बल्की हो जाता है ना, तो उसमें हाँ, पहले और वो सर्जरी थोड़े बहुत से उसकी एक्सटेंसिव है। ड्रग्स भी पढ़ लो, क्योंकि अब जो टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ एग्जाम हो चुका है उसके अंदर सिर्फ एक स्टेशन सिर्फ कीमो पे भी आ सकता है.
So you need to know about the drugs also. ठीक है मैडम। ठीक है? मैडम एक और चीज पूछनी थी, ये जो पेल्विक और पैरायोटिक लिम्फ नोड सैंपलिंग होती है और लिम्फ नोड डायसेक्शन, इन दोनों में क्या जिस तरह डिफरेंस मैंने है? आपको स्टेप बोले है ना, जी, जी। सॉरी पेल्विक और पैरायोटिक ये बहुत डिफरेंट है। पैरायोटिक तो ऊपर आपको एब्डोमेन नहीं, में एओर्टा के जी, साथ जी। मिलेंगे, पेल्विक नीचे जी। मिलते हैं आपको, इनफंडिबुलो पेल्विक से भी नीचे ना आपको जी। जो इंटरनल आइलियक और एक्सटर्नल आइलियक लिम्फ नोड्स हैं वो लेते हैं। इंटरनल मैडम एक्सटर्नल आइलियक तो आप कर लेते हो एक्सरसाइज। जी सानिया बोलो क्या मैडम कह रहे हो? लिम्फ नोड सैंपलिंग में और लिम्फ नोड डायसेक्शन में क्या डिफरेंस हम बताएंगे, कब हम वो करेंगे? या दोनों एक्चुअली लिम्फ नोड डायसेक्शन है ना, वो लिम्फ नोड सैंपलिंग ही है। सेम है? ओके ठीक है, जी। थैंक यू सो मच मैडम। तो निता का लास्ट मैम ये क्वेश्चन। हाँ नहीं करते रूटीनली, तो हम क्वेश्चन अगली लिम्फ नोड्स बार। रिमूव नहीं करेंगे ना अगर लिम्फ नोड्स हमने हमें नहीं ऐसी सस्पिशियस बातें लगे। करनी, हमने नहीं ऐसी बातें, हमने वही बातें करनी है जैसे मैंने आपको स्टेजिंग लिप्रोटमी में बोला है। ओके मैम, ओके ओके। जी ठीक है, चलो ओके, गुड लक देन। गुड, बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस किए जिससे काफी थैंक यू कुछ मैम। मैम नेक्स्ट टाइम Thank you, ma'am. एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट पे रखेंगे, एंडो बस की उसकी ठीक है। कैसी है Yes, अपीयरेंस। ma'am. थैंक यू। वो कर Inshallah. लेते हैं, फिर इसी तरह अगला कोई टॉपिक डिसाइड कर लेंगे अगले उसके लिए। इंशाल्लाह अगला एंडोमेट्रियोसिस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।